कार्मिक रिएक्शंस एक ऐसी थ्योरी या फिर बिलीफ जिसे सब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से मानते हैं, जिसे जितना डिग्री या इंटेंसिटी के साथ मानना है या जहाँ अप्लाई करना है वो वहाँ कर देता है, और जहाँ उसका मन नहीं मानता वहाँ विक्टिम कार्ड प्ले कर देता है। मगर कोई एक्सट्रीमली उसके अपोजिट भी हो सकता है, मगर एट सम पॉइंट अंडर सम सर्कमस्टेंसेस हर किसी को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है। मगर हमारी स्पेकुलेशंस के अलावा कार्मिक रिएक्शंस का ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आता है, कैसे इसको तर्कसंगत समझे और कहाँ से ये उत्पन्न हो रहा है, और थंबनेल के अकॉर्डिंग कार्मिक रिएक्शंस का फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्या लेना देना। बहुत सारी आइडियोलॉजीज के साथ जो पूरे ग्लोब पर फैली हुई है ओवर द टाइम, उनके साथ साथ भी उनके छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन के साथ कार्मिक सिद्धांत पर एकदम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। अच्छा, कार्मिक रिएक्शंस ऐसा सिद्धांत है जो हमें जीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच का अर्थ समझाएगा, जीव का संसार में आना ही क्यों हुआ वो समझाएगा, और ये नास्तिकता और आस्तिकता इन सारे प्रश्नों का भी उत्तर देगा। हालांकि आप कोई भी टॉपिक पकड़ो और उसके डीप में जाते रहो, ये सारे टॉपिक्स आते ही रहेंगे, क्योंकि कुछ भी एक दूसरे से अलग नहीं है, भले ही वो कितना दूर हो। कार्मिक रिएक्शंस को या किसी भी टॉपिक को आप खोदते जाओ, अंदर ही अंदर आप एकदम डीप तक पहुंच जाएंगे कि जीव का ओरिजिन क्या है, वो यहाँ क्यों है, और उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या है, क्या करने आया है, कहाँ जाएगा। हर क्वेश्चन को का एंड गोल यही है और स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है। ये वैसा ही है कि आप कोई भी कलर पकड़ो, कोई भी शेड, बी इट एनी शेड, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अगर आप किसी भी शेड को, पिंक, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, किसी भी शेड को उसके लाइटर फॉर्म यानी उसका लाइट शेड, फॉर एग्जांपल ब्लू को अगर हम एक एज अ कलर पकड़े और उसे लाइट करते जाएं, और लाइट ब्लू और लाइट ब्लू और लाइट ब्लू, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो ब्लू पूरी तरह से गायब हो चुका होगा और अब वो वाइट बन गया है, क्योंकि किसी भी कलर का एकदम लाइटेस्ट फॉर्म होता है वाइट। तो वाइट को हम उसका ओरिजिन समझ लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब दूसरी तरफ किसी भी शेड का डार्केस्ट फॉर्म क्या है, चाहे वो मरून हो, पर्पल हो, ग्रीन हो, येलो हो, रेड हो, आप उसे डार्क करते जाइए। रेड को डार्क करने से वो डार्क रेड होगा और डार्क रेड होगा, मरून हो जाएगा, वो होते होते अल्टीमेटली ब्लैक हो जाएगा। रियलिटी एकदम ब्लैक एंड वाइट है। अब उसके बीच में आप कहाँ हैं वो आपकी प्रॉब्लम है। किसी भी प्रश्न को आप पकड़ेंगे तो वाइट एंड ब्लैक की स्थिति पर पहुंच जाएंगे, सारे शेड्स से गुजरते हुए। प्रोवाइडेड रिसर्च में और सीकिंग में ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी होनी चाहिए। अब प्राइमरी टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अराउंड द ग्लोब कार्मिक सिद्धांत पर किस किस के क्या क्या व्यूज़ हैं। हमें इंडिविजुअली नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, हम रोज़ अपनी ऑब्जर्वेशन से जानते हैं कि मैक्सिमम ऑफ द डोमिनेटिंग रिलीजन्स और सेक्ट्स, मेजरली जो सेक्ट रिलीजन नाम से जाने जाते हैं, उनमें से मैक्सिमम कार्मिक रिएक्शंस को एज अ होल एक्सेप्ट नहीं करते। वो बस संसार में अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, ये वो सब करते रहते हैं, और बहुत ग्रॉस लेवल पे कर्मों के सिद्धांत को एक्सेप्ट करते हैं, जो कि बहुत ग्रॉस है। ग्रॉस यानी एकदम ऊपर का, बिगेनियर लेवल का। उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि उसमें ये प्रॉब्लम है कि भले ही आपके कर्मों को एक्सीड ओवर पावर कर जाती है आपकी फेथ, भले ही यू माइट बी अ सिनर, यानी आप बहुत घनिष्ठ पापी रहे होंगे, फिर भी अगर आप उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के ईश्वर को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप सारे पापों से मुक्त हो चुके हैं। यानी आप भले ही किसी भी व्यक्ति का आप उसे टॉर्चर कर दें, उसका मर्डर कर दें, उसका रेप कर दें, मगर आपने उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का कुछ 2 से 3 सेंटेंसेस बोल लिए और फिर उनके प्रेयर के तरीके या फिर उनके जो रिचुअलिस्टिक चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे सेक्ट हैं, उनके तौर तरीके फॉलो कर लिए तो ईश्वर आपको क्षमा कर देंगे।
जो आपसे पाप हुए हैं उसका जस्टिस नहीं होगा, और ना ही उस व्यक्ति के साथ जस्टिस होगा जिसके साथ आपने वो क्राइम किया है। और ये रियलिटी है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये उनके ग्रंथों में एक्सेप्टेड है। आप भले ही जीवन भर पाप से ग्रसित रहे हो, मगर आखिरी टाइम जो मृत्यु का समय है उसमें आपने उनके रिचुअल्स फॉलो कर लिए तो फिर आपको हेवन मिल जाएगा और आप हेल से बच जाएंगे। देखिए, किसी को मानना है मान लो, मेजॉरिटी में हो, और आपको जो करना है ये एक इंडिविजुअल की बीइंग है, मगर क्लियर आंसर ये है कि फिजिक्स इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। और कोई ईश्वर है तो फिजिक्स का ज्ञाता उसे होना ज़रूरी है, और उसे फिजिक्स का ओरिजिन होना ज़रूरी है। ज्ञाता तो बहुत छोटी बात है, वो स्वयं फिजिक्स है, पर्सोनिफाइड। अब फिजिक्स इसको अप्रूव कैसे नहीं करता हम वो देखते हैं। इनके साथ दूसरी प्रॉब्लम भी ये है कि ये रीइंकार्नेशन को भी एक्सेप्ट नहीं करते, यानी पुनर्जन्म को। अब अगर कोई सेक्ट या आइडियोलॉजी पुनर्जन्म को एक्सेप्ट नहीं करता इस संसार में, अब पुनर्जन्म मैं बहुत क्लियर कर दूं, बहुत मिस इंटरप्रेट किया जाता है। पुनर्जन्म से मेरा मतलब वो नहीं है कि आप हेल में दोबारा जिंदा होंगे या हेवन में दोबारा जीवित होंगे। पुनर्जन्म यानी इस संसार में एज अ ह्यूमन फिर से जन्म लेना, या एज अ ह्यूमन ही नहीं, एज अ जीव, कोई भी लिविंग एंटिटी जन्म लेना, भले ही वो फिर मछली हो या कोई पशु हो या कोई पक्षी हो या कोई कीड़ा हो, या भले कोई बैक्टीरिया या वायरस हो। किसी भी तरह के शरीर में इस संसार में, इस अर्थ प्लैनेट पर या इस भौतिक जगत में वापस जन्म लेने की प्रक्रिया को मैं रीइंकार्नेशन कह रहा हूँ। हेवन या हेल, जन्नत जहन्नम, स्वर्ग नर्क की बात मैं नहीं कर रहा यहाँ। वैसे परमानेंट स्वर्ग नर्क की बात नहीं कर रहा जिस तरह का डिस्क्रिप्शन आपको मेजॉरिटी ऑफ दी आइडियोलॉजीज में मिलता है। वो क्यों इलॉजिकल है हम आगे समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि वैदिक ट्रेडिशन, या जिसे हिंदू ट्रेडिशन माना जाता है, हिंदू रिलीजन में रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट हमेशा से एक्सेप्टेड है। अब यहाँ पे मुझे वो सेक्युलर आइडियोलॉजीज़ की बात नहीं करनी है जहाँ चारवाक जैसे लोग हैं जो जिन्हें कुछ नहीं पता, मैं उनकी बात नहीं कर रहा यहाँ पे। जो मेजर है, मेजॉरिटी ऑफ द हिंदू सेक्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के पुनर्जन्म को एक्सेप्ट किया जाता है, और कर्मों के पूरे सिद्धांत को एज इट इज़ साइंटिफिकली जो फिजिक्स से अप्रूव्ड हो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। अब क्योंकि मैंने हिंदू या वैदिक ट्रेडिशन नाम ले लिया है तो बहुत लोग यहीं पे छोड़कर चले जाएंगे, मगर एक बार उसे इग्नोर करके एज इट इज़ फिजिक्स की नज़रों से देख लेना कि क्या फिजिक्स और यूनिवर्स और लॉजिक रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। हम सभी जानते हैं वैसे कर्मों के सिद्धांत का मतलब हम लेते क्या है, जो ग्रॉस लेवल पे, जो बहुत ऊपर ऊपर की बातें हैं। मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ना हो। आज मेहनत करेंगे तो कल सफलता प्राप्त होगी, आज काम चोरी करेंगे तो कल विफलता प्राप्त होगी, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा, फोकस रहेंगे तो गोल प्राप्त होगा, नहीं होंगे तो नहीं प्राप्त होगा। ये जो है ऊपर ऊपर की बात है एकदम कर्मों के सिद्धांत की, जो एकदम ग्रॉस लेवल की है, जो एक कॉमन आदमी को भी समझ में आती है, और ये वो लेवल की बात है जिसे सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजी, क्योंकि ये एक ऐसा सच है जिसे हम प्रत्यक्ष होते हुए देखते हैं संसार में। ये कॉमन सेंस है। एकेडमिक्स में भी या स्पोर्ट्स में भी आप कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका उसमें रिजल्ट आना निश्चित है, ये कॉमन सेंस है। या आप इन जनरल नॉर्मल लोगों से ढंग का व्यवहार कर लो तो वैसा ही आपको भी प्राप्त होगा उन्हीं से। ये कॉमन सेंस है और ये सार्वभौमिक सत्य है, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है, ये प्रूवन है। इसमें किसी के स्पेकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, या कोई इस पर प्रश्न नहीं खड़े कर सकता। तो मैं आपको सार्वभौमिक चीज़ वही कहूँगा जिसे सब सच में एक्सेप्ट करते हैं। मैं अपने आप से नहीं कह दूंगा कि मैं कह रहा हूँ सब एक्सेप्ट करते हैं और हो सकता है कुछ लोग एक्सेप्ट ना भी करें, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। जब मैं कहता हूँ कि सब एक्सेप्ट करते हैं तो लोग सच में करते हैं। इतना तो सभी आइडियोलॉजी वाले लोग एक्सेप्ट करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द बिलीव। उनके गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है, चाहे वो नास्तिक हो चाहे कोई भी हो, मोरालिटी को कोई डिनाई नहीं करता। अब थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि पानी को अगर हम गर्म करेंगे
और बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, यानी अग्नि की मात्रा जल की मात्रा से अगर अधिक हो और अधिक समय के लिए उसे जलाया जाए, पानी को गर्म किया जाए, तो पानी उस बर्तन में से खाली होता जाता है और वो हवा में कन्वर्ट हो जाता है। यानी पानी को अगर पानी में हम हीट एनर्जी मिलाएं तो वो एयर बन जाती है। पानी घर में सभी गर्म करते हैं और समुद्र में धूप की वजह से जो हवा बनती है, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। ये सिद्धांत भी सार्वभौमिक है, सभी सेक्ट में एक्सेप्टेड है, इस पर भी किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इतनी बेसिक केमिस्ट्री, मैं एकदम गूढ़ या गुह्य केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं बेसिक केमिस्ट्री और बेसिक कर्मों के सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। अच्छा होगे तो अच्छे करोगे तो अच्छा होगा, और पानी को गर्म करोगे तो वह हवा बन जाएगा। अगर कोई इस सत्य को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, या उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या वो कूल बनना चाह रहा है, इंटेलेक्चुअल बनना चाह रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो कितना डिसऑनेस्ट है, और डिसऑनेस्ट नहीं है तो मूर्ख है, जिसे ये भी नहीं पता कि मेहनत करने पर सफलता प्राप्त होती है, और अच्छा बिहेव करने से अच्छा बिहेवियर वापस प्राप्त होता है, और पानी को गर्म करने से पानी कम होता जाता है, वो हवा में बदल जाता है। मेरा ये बार बार रिपीट करने का यही तात्पर्य है कि मेरे किसी भी शब्द को मिस इंटरप्रेट ना किया जाए। मैं 3 से 4 बार बोलता हूँ ताकि क्लियर रहे। अब हमने ग्रॉस यानी ऊपर ऊपर के दोनों सिद्धांतों को समझ लिया है, केमिस्ट्री को भी और कर्मों की, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। अब हम धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे, यानी और सटल वे और गहरी केमिस्ट्री, थोड़ी सी, उतनी भी नहीं, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। थोड़ी सी गहरी केमिस्ट्री और थोड़ा सा गहरा कर्मों का सिद्धांत। अब हम आगे चलेंगे इसके। हमें ये सिंपल केमिस्ट्री पता है कि अगर हम कोई बीज, कोई पर्टिकुलर पेड़ या पौधे का बीज या फल का बीज हम भूमि के अंदर बोएंगे, तो उसका जो निश्चित समय है जितना उसे लगता है, और जो समय समय पर उसे पानी चाहिए या जो भी उसे फैसिलिटीज़ चाहिए, अप्रोप्रिएट और फेमिलियर जो भी परिस्थिति उसके अनुकूल हो, अगर वो होती जाए तो वो अपने निश्चित समय में एक प्रफुल्लित पेड़ बनकर हमारे सामने आता है। चाहे उसका समय 6 महीने हो, चाहे 6 साल या 10 साल या 2 महीने या कुछ भी। बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, कोई भी पेड़ हो या पौधा हो, या किसी भी आम का पेड़ हो, किसी भी फल का पेड़ हो, उसका एक निश्चित समय है और उसका एक निश्चित बीज है। अगर उस बीज को हम दोबारा भूमि में बो दें तो फिर वो अपने निश्चित समय पर प्रफुल्लित हो जाता है। ये सिद्धांत भी सार्वभौमिक है, एक्सेप्टेड है। इतनी केमिस्ट्री भी सब जगह एक्सेप्टेड है, इसमें भी कोई मतभेद नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, कोई भी व्यक्ति आम का बीज बोएगा तो आम का पेड़ निकलना है। आप उसके अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करके दो, वो आम का पेड़ प्रफुल्लित होना ही है निश्चित समय पे। ये सिद्धांत भी सार्वभौमिक है। यही सिद्धांत सेब, फूलों, पत्तों, हर किसी पर अप्लाई होता है। सबका निश्चित समय है, निश्चित तरीका है, निश्चित आवश्यकताएं हैं। ये सब पूरी कर दी जाए तो सब के सब एकदम उत्तम रीति से प्रफुल्लित हो जाएंगे। हाँ, टाइम वेरी कर सकता है, सबका अपना अलग अलग टाइम है। अब हम इसे मनुष्यों पर लेकर आते हैं। हम कॉमन भारत का एग्जाम्पल लेंगे, जो चीज़ भारत में चलती है एकेडमिकली। कोई भी बच्चा स्कूल जाता है तो उसे बेसिक 18 साल देने होते हैं। 3 से 4 साल की उम्र में नर्सरी, जूनियर, सीनियर, उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड, उसके बाद 11th, 12th, और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी 15th, यानी फर्स्ट से लेकर 15th स्टैंडर्ड, और स्टार्टिंग के 3 साल किंडरगार्टन में। तो ये 18 साल का एकेडमिक पीरियड सभी बच्चों को सर्व करना होता है। और ये सार्वभौमिक सिद्धांत है कि यदि उस एकेडमिक पीरियड में, 18 साल के पीरियड में, आपको जो भी सिखाया जा रहा है, चाहे आप जिस भी मीडियम से पढ़ें, बीट इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, या जो भी आपका स्टेट है, आप अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे तो बेसिक नॉलेज आपको ज्योग्राफी की, अकाउंटेंसी की, हिस्ट्री की, मैथ्स की, इंग्लिश की, हिंदी की, और जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसकी, और फिजिकल एक्टिविटी में भी आप ठीक ठाक हो जाएंगे। आप समाज में इन टॉपिक्स पर खड़े होने लायक बन जाएंगे। हाँ, हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल कैपेबिलिटी अलग होती है, मगर बेसिक सब के सब उस लायक हो जाएंगे कि वो समाज में खड़े रह सकें। इन सारे टॉपिक्स की जब बात चलेगी, आपका कोड ऑफ कंडक्ट, व्यवहार करना आप सीख जाते हैं।
एक इकोसिस्टम काम कैसे करता है। किंडरगार्टन में आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने आते हैं, स्कूल में आप थोड़े वक्त बाद अकेले जाना शुरू कर देते हो, और कॉलेज में इंटरसिटी ट्रैवल भी करते हो आप बहुत बार। तो हर एक इकोसिस्टम का आपको पता लग जाता है इन 18 साल के पीरियड में। फिर आप पैसे कमाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये भी एक सार्वभौमिक सिद्धांत है जो हर मनुष्य पर अप्लाई होता है। हर कंट्री के अलग अलग एकेडमिक्स के पीरियड और तरीके हो सकते हैं, मगर ये एजुकेशन लेने का सिद्धांत सार्वभौमिक है। हर देश में अलग पीरियड है, अलग तरीके हैं, नो डाउट, मगर ये सिद्धांत सार्वभौमिक है कि बेसिक एजुकेशन आपको लेनी ही है। अब उसमें भी 10th-12th के बाद कोई साइंस परस्यू करके MBBS परस्यू कर रहा है, यानी डॉक्टर बनना चाह रहा है, तो अप्रोप्रिएटली डॉक्टर बनने के लिए, MBBS कंप्लीट करने के लिए जितनी पढ़ाई या जो एकेडमिक्स या जिस सिलेबस की आवश्यकता है वो आप पूरी कर देंगे तो आप एक नॉर्मल डॉक्टर बन जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। आप MBBS करके लॉयर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, आर्किटेक्ट नहीं बनेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जो कोर्स आप परस्यू कर रहे हैं आप उसी प्रोफेशन में जाएंगे, उसी प्रोफेशन के जानकार बनेंगे आप। उसी प्रकार के जिस पौधे का या जिस पेड़ का आपने बीज बोया था उसमें से वही पेड़ या पौधा या फल आपको प्राप्त होगा। आम के पेड़ से सेब प्राप्त नहीं होगा। अब बोलने को ये पीरियड कितना था, एक पेड़ पौधे का भी 2-5 साल का पीरियड हो सकता है, और एकेडमिक्स का भी ये 15-20 साल का, 18 साल का पीरियड है। अब अगर साल 2000 में कोई बीज बोने की बात करेगा या दूसरा व्यक्ति पढ़ाई स्टार्ट करने की बात करेगा, एक बच्चा स्कूल जाने शुरू कर रहा है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि 5 साल बाद इसमें से आम निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर 18 साल बाद ये व्यक्ति पैसे कमाने के लिए या इस MNC में, बड़ी कंपनी में जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। जो चीज़ 20 साल बाद, 5 साल बाद, 6 महीने बाद होनी है वो हमें आज कैसे पता। ये कॉमन सेंस है, मगर व्यक्ति दिमाग नहीं लगाता। जो चीज़ 20 साल बाद होनी है किसी मनुष्य के साथ, 20 साल बाद ये चीज़ वो करने में सक्षम हो जाएगा, इसका निर्णय हम आज कैसे कर सकते हैं। या 5 साल बाद ये बीज जो हम ज़मीन में बो रहे हैं छोटा सा, ये एक विशाल पेड़ के रूप में बनेगा, इस चीज़ का निर्णय और क्या प्रमाण है हमारे पास। अगर मैं आपको एकदम रूट भाषा में बताऊं तो मेजॉरिटी ऑफ दी शास्त्रों में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। आपके पास 2 प्रमाण है जिसे आप लेते हैं और जिसकी वजह से आप ये करते हैं। एक तो पास्ट एक्सपीरियंसेस, या तो आपने स्वयं ने वो किया हुआ है, मगर उसमें भी यही लॉजिक आ जाता है कि आपने क्यों किया, आपको पता था, आपने यही सोच के किया ना कि आपके साथ भी ऐसा होगा, आप जॉब करने के लायक हो जाएंगे, फिर भी हम उसको साइड में रखते हैं। एक पास्ट एक्सपीरियंसेस, कि आपने दूसरों के बच्चों को और दूसरों को वो करते हुए देखा है कि 18 साल इस व्यक्ति ने ये एकेडमिकली कोर्स किया और उसके बाद इसे ये जॉब या प्रोफेशन प्राप्त हो गया, और 3 साल पहले इस व्यक्ति ने ये बीज बोया था ऐसे लैंड में, फिर उसे इस तरह का कंडीशंस प्राप्त हुए, उसे इतना पानी दिया गया इस टाइम पर, तो ये एक बहुत विशाल पेड़ प्रफुल्लित होकर सामने आया। ये आपने पास्ट में देखा है। और ये भी एक सोचने वाली बात है कि उस 18 साल के पीरियड में आपने उस व्यक्ति को पूरे 18 साल पढ़ते हुए नहीं देखा। आप मान रहे हैं कि उसने पढ़ाई ही की है, तभी तो वो डॉक्टर बना है, इतना बड़ा, इतना रेप्यूटेड डॉक्टर है इतने बड़े हॉस्पिटल में, या इतना विशाल पेड़ आज हमारे सामने है, तो ज़रूर 3 साल पहले इस व्यक्ति ने इसको बोया होगा, एक छोटा सा बीज। ये बीज आपने बोते हुए उस व्यक्ति को देखा नहीं है, मगर फिर भी पेड़, इतना बड़ा पेड़, इस बात का प्रमाण है कि 3 साल पहले इस बीज को बोया गया था। पेड़ का सामने होना ही ये प्रमाण है कि बीज बोया गया था ज़रूर, और व्यक्ति का जॉब लगना या फिर उसका बहुत रेप्यूटेड डॉक्टर होना ये प्रमाण है कि उसने किंडरगार्टन से स्टार्ट किया और बाद में अच्छे मार्क्स से उसे MBBS का कोर्स करना प्राप्त हुआ और उसने वो भी कंप्लीट किया, इसीलिए वो आज एक रेप्यूटेड डॉक्टर है। आपने ये सारा प्रोसेस 5 साल या 15-20 साल होते हुए देखा नहीं है, मगर फिर भी जो रिजल्ट आपके सामने है उससे आप ये सिद्ध करते हैं कि हाँ ये हुआ है। इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारे प्रत्यक्ष की भी धारणा लंबी हो सकती है। प्रत्यक्ष का मतलब ये नहीं कि अभी किया तो इंस्टेंट रिजल्ट आ गया। प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करें तो इतने सालों में या इतने समय में ये चीज़ होनी तय है। ये भी प्रत्यक्ष है।
पूरा जीवन प्रत्यक्ष से भरा हुआ है। एक मनुष्य ने जन्म लिया है तो वो 70-80 साल उसकी एवरेज लाइफ है, अगर वो ढंग से जीता है तो 80-90 साल 100 साल तक उसकी मृत्यु हो जाएगी। और उसका शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन आएंगे वो हम सब जानते हैं, क्योंकि हमने हज़ारों शरीर अपने आसपास में परिवर्तित होते हुए देखे हैं। बुढ़ापा किसे कहते हैं, जवानी किसे कहते हैं, और बचपना किसे कहते हैं, और टीनेज किसे कहते हैं, हमने सब देखा है। एक 15 साल का लड़का भी खुद की अवस्था बता सकता है कि आज से 65 साल बाद जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा तो मेरी स्थिति भी मेरे दादाजी जैसी हो जाएगी, अगर मैं जीवित रहा तो ये भी एक तरह का प्रत्यक्ष है। थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रत्यक्ष है, मगर ये भी प्रत्यक्ष है। सेम केस एक केले या आम के पास साथ भी अप्लाई होता है। आम भी आप रख दो ओपन एनवायरनमेंट में, कुछ समय में वो सड़ जाएगा। सड़ने को हम बुढ़ापे से ले लेते हैं। बुढ़ापा भी एक तरह का सड़ना ही हुआ। मृत्यु के बाद तो शरीर पूरा ही सड़ जाता है जब उसमें से जीव चला जाता है। अच्छा, एक बहुत ऐसा एग्जाम्पल आता है जिसे एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, मगर ठीक है हम फिर भी करते हैं। जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक के लिए साइंटिस्ट ने बताया है, कुछ उनके पास बहुत कन्विंसिंग एविडेंसेस हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उन्होंने अनर्गल प्रलाप कर दिया। उनके पास एविडेंसेस हैं कि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के लिए, यानी सड़ने के लिए और वापस भूमि में मिल जाने के लिए लाखों साल लग सकते हैं। एक मनुष्य का या किसी भी पशु का शरीर उससे बहुत कम समय लेता है, लकड़ा भी उससे कम समय लेता है, और बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कम समय लेती है, मगर प्लास्टिक कुछ लाख साल ले रहा है नेचुरली डिकम्पोज होने में। अब इसको हम माने कैसे? क्योंकि हमने तो आज तक कभी नेचुरली प्लास्टिक को डिकम्पोज होते हुए देखा नहीं है। 1 लाख साल तक किसने देखा है? हम तो अभी टेक्नोलॉजी अभी मिली है हमें कुछ 100 वर्षों में, उसमें भी ये 20 वर्षों में तो सबसे अधिक। फिर भी हम इस चीज़ को मान रहे हैं क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री से ऐसे सिद्धांत है, कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जिसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि हाँ, इसमें ऐसे ऐसे एटॉमिक कॉम्पोजिशंस हैं, इसीलिए इसे इतना इतना समय लग सकता है। हालांकि हमने कभी नहीं देखा उसे, मगर फिर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कुछ एविडेंसेस के आधार पर, और वो बिल्कुल सही भी हो सकते हैं, नो डाउट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम कैलकुलेट करते हैं और वो सही निकलती है। इतनी सही निकलती है, हमें पता है कि हमें उसे एक्चुअल में है कि नहीं वो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे कुछ सिद्धांत होते हैं। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने फॉर एग्जाम्पल कुछ एडिशन करना है, 22 + 22। अब इसका एक लॉन्ग तरीका ऐसा है, लॉन्ग मेथड, कॉम्प्लेक्स मेथड, कि आप 22 बार उंगलियों को गिने 2 बार, या 44 ऑब्जेक्ट्स लाएं कि 22 एक तरफ 22 एक तरफ, फिर आप उसको गिनते रहे 1 2 3 4 5 6 23 24 25 26 27 28 29 30, ऐसे करके आप 44 तक पहुँचे 22 को 2 बार ऐड करके। एक तो ये मेथड है कॉम्प्लेक्स। एक दूसरा मेथड है, हमने कुछ फॉर्मूलाज ढूंढे हैं, कुछ फॉर्मूलाज डिस्कवर किए हैं हमने, जिसकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं कुछ मिनटों में, और यहाँ तो इस केस में तो कुछ सेकंड्स में। जैसे हम 22 के नीचे 22 लिख दें और फिर 2 + 2 करेंगे तो नीचे लिख देंगे 4, और बाजू वाले का भी 2 + 2 करेंगे तो नीचे 4 लिख देंगे। उसमें कुछ नियम का भी हमें पालन करना होगा कि राइट टू लेफ्ट हम करेंगे, लेफ्ट टू राइट नहीं करेंगे, तभी हमें सही आंसर मिलेगा। और 3 डिजिट हो तो उसका अलग क्राइटेरिया है। तो हमने 2 + 2 किया, नीचे 4 लिख दिया, बाजू वाले का 2 + 2 किया, वापस नीचे 4 लिख दिया, तो हमें आंसर मिल गया 44। अब इस फॉर्मूला से जो हमने 44 आंसर निकाला, क्या हमें इसे क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है? क्या इस तरह से जो 44 आंसर हमें प्राप्त हुआ उसके बाद भी हम 1 2 3 4 5 6 करके 44 तक जाएंगे? 40 41 42 43 44 हम इस तरह से करेंगे? फिर भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये एक ऐसा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है जिससे हमने बहुत सारे मैथ्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। एडिशन का ये ऐसा फॉर्मूला है, एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड, इसीलिए हम इस पर शक नहीं करेंगे, डाउट नहीं करेंगे। इसने जो आंसर दिया वो मान्य होगा। अगर 2 + 2 नीचे 4 और बाजू वाले 2 + 2 का भी 4 नीचे 44 बन रहा है तो वो मान्य है, इसमें कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। मगर क्या हमने इसका प्रत्यक्ष एक एक करके आंसर निकाला? क्या नहीं निकाला। इसी तरह से हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के भी फॉर्मूलाज हैं।
मल्टीप्लाई करने की भी और डिवीजन करने की भी। ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है। मैं आपको 10,000 में से 1,000 माइनस करने बोलूं तो आप 10,000 गिनते नहीं रहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। आप सीधा सीधा बता दोगे कि क्योंकि 10 में से हम 9 करें तो 1 बचता है, तो इसी तरह दोनों को ही हमें 1000 से गुणा करना है, तो 9 को अगर हम 1000 बार करें तो 9,000 हो जाएगा। ये सिंपल मैथ्स है, कॉमन सेंस है। क्या आपने एक 2 3 4 5 6 ऐसे 9,000 बार गिन के आप 9,000 तक पहुंचे? या 9 इंटू 1000 में आपको डायरेक्ट बोलूँ तो डायरेक्ट आप 9,000 बोलेंगे? क्या कहेंगे आप? पहले गिन के कंफर्म करेंगे 9,000 बार, या फिर आप डायरेक्ट 9,000 बोल देंगे? या आपको डाउट हो जाए कि 9 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो कहीं 8,700 ना आ जाए आंसर, कहीं 10,500 ना आ जाए? ऐसा कोई डाउट है आपको कि डायरेक्ट 9,000 आएगा आपके दिमाग में? अब वो दिमाग में आ क्यों रहा है? क्योंकि हमने प्रत्यक्ष किया है पहले कुछ फॉर्मूलाज का, और हम बार बार हमने यूज़ किया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 10 में से 9 हटाओ तब 1 बचेगा, 1000 में से 900 हटाओ तब 100 बचेगा, और 10,000 में से 9,000 हटाओ तो 1,000 बचेगा। हमें बड़े बड़े कितना भी बड़ा फिगर हो, हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें उचित आंसर मिलेगा। हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी एक तरह का प्रत्यक्ष है, अनुमान से दूषित। ये भी ऑलमोस्ट प्रत्यक्ष ही है, मगर इस पर तो हम संचय नहीं करते। मैं ये पेड वाला एग्जाम्पल और ये अमाउंट वाला एग्जाम्पल या फिर ये फिगर वाला एग्जाम्पल मैंने दिया ही इसीलिए ताकि हम लॉन्ग टर्म को समझ सके। लॉन्ग टर्म में क्यों आपको कह रहा हूं कि हम रीइंकार्नेशन पर पहुंच सके। रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म, क्योंकि कर्मों के सिद्धांत में पुनर्जन्म का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये कितना भी लॉजिकल लगे या फिर आपको हंसी आ जाए या फिर मैं कोई आपको फैनेटिक या क्लाउन लगूं, आप भले ही अपने एन्जॉयमेंट के लिए एज अ स्टैंड अप कॉमेडी आप इसे आगे सुन लीजिए, क्योंकि रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म के बिना कर्म के सिद्धांत की स्थापना हो ही नहीं सकती। अब कर्मों का फिजिक्स से क्या लेना देना। अब हम आते हैं हमारे प्राइमरी पॉइंट पर। मैंने शुरू में ही कहा था कि आधा घंटा आप लोगों को एकदम कॉमन सेंस या बच्चों वाली बातें लग सकती है, मगर ये वो बातें हैं जिस पर हम गहराई से ध्यान नहीं देते। और जो कर्मों के सिद्धांत को समझने आया है, अगर वो आधा घंटा भी नहीं दे सकता, यानी वो उतना गंभीर है ही नहीं, वो सीखने आया भी नहीं है, ना उसे कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि आप चालू करके बीच में छोड़ देंगे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके, तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो आधा घंटा वैसे भी जो ये था, आप इसे बेसिक्स क्लियर करना समझ लो या टेस्ट मान लो या जो मान लो, ये प्रमाण है कि आप सीरियस हैं कि नहीं, या आप में समझने की योग्यता और धैर्य है कि नहीं। ये जो पेड़ वाला एग्जाम्पल है कि पेड़ इतने समय में उगता है, ये होता है, और पढ़ाई करने से ये होता है 15-20 साल तक, और ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए, 1000 में से 9,000 घटाना जोड़ना, ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने इसीलिए दिए कि कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी सेक्ट, कोई भी व्यक्ति विशेष या रिलीजन विशेष केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, रीइंकार्नेशन को आकर क्लेम ना कर सके कि ये हमारी देन है। नहीं सर, ये आपकी देन नहीं है, ये किसी की भी देन नहीं है, ये सार्वभौमिक सिद्धांत है। कोई भी रिलीजन का व्यक्ति या कोई नास्तिक व्यक्ति, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज आइडियोलॉजी, हिज और हर आइडियोलॉजी, कोई भी ये सिंपल लॉजिक अप्लाई करेगा, उसे अप्रोप्रिएट सेम रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। बीज कोई भी बोए, उसे पेड़ मिलेगा। पढ़ाई कोई भी करे, उसे ज्ञान प्राप्त होगा। और प्लस माइनस का सिद्धांत कोई भी यूज़ करे, उसे उचित आंसर ही प्राप्त होगा। तो सबसे पहले ये डिटैचमेंट की बात थी कि कोई भी व्यक्ति आके, कोई भी रिलीजन आके ये क्लेम नहीं कर सकता कि एडिशन सब्सट्रैक्शन मेरी देन है और ये प्लस माइनस करना मेरी देन है, ये बीज बोने का सिद्धांत मेरा दिया हुआ है और ये 15-20 साल देकर ज्ञान प्राप्त करने का सिद्धांत मेरा दिया हुआ है। ये कोई भी आके क्लेम नहीं कर सकता। ये सार्वभौमिक सिद्धांत है, कोई भी अप्लाई करेगा उससे ये रिजल्ट मिल जाएगा। आपके रिलीजन की इसमें कोई दखल नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो बिना वजह ना आप क्रेडिट लें ना किसी को दें। ये ब्रह्मांड का रूल है, इसे ब्रह्मांड, ये क्रेडिट ब्रह्मांड के पास ही रहने दें, ये अच्छा होगा। ये पृथ्वी के नियम है, आपके सेक्ट का या आपके रिलीजन का इसमें कोई लेना देना नहीं है।
और ये बात सभी पर अप्लाई होती है। हाँ, अब डिबेट बाद में इसमें करेंगे कि पृथ्वी का ओनर कौन है या उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। अगर वो कोई किसी तरह से हम सिद्ध करते हैं लॉजिकली, तब हम इस पर बात कर सकते हैं कि हाँ, ये सिद्धांत किसका है। पर एज ऑफ नाउ ये सिद्धांत किसी का नहीं है, यह ब्रह्मांड का सिद्धांत है। क्योंकि अब तक हमने इस बारे में बात नहीं की है, ये सिद्ध नहीं किया है, ना हम आज करने वाले हैं कि ये पृथ्वी किसकी है। तो एज ऑफ नाउ ये क्रेडिट सारा और ये सारे नियमावली हम ब्रह्मांड के पास और पृथ्वी के पास छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। दो व्यक्ति हैं, पर्सन ए पर्सन बी। दोनों व्यक्तियों ने गाड़ी खरीदी है, एक कार, 4 व्हीलर। दोनों गाड़ी चलाते हुए घर जा रहे हैं। पर्सन ए प्रॉपर गाड़ी चलाते हुए अपने घर पहुंच जाता है और वो अपनी कार को सेफली पार्क कर देता है। जो पर्सन बी है उसे होती है थोड़ी सी खुजली, तो वो थोड़ी ऑफ रोडिंग करने निकल जाता है और थोड़ी रफ ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग करने लग जाता है। उस चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी पर डेंट आ जाता है। दोनों के पास सेम गाड़ी है, दोनों के घर जाने का रूट सेम है। जब पर्सन ए सुबह सोकर उठता है और बाहर पार्किंग लॉट में देखता है उसकी गाड़ी एज इट इज़ सेफ कंडीशन में खड़ी है, उसी कंडीशन में जिस तरह से वो शोरूम से लेकर निकला था और रात को पार्क की थी। वही जो पर्सन बी है वो तो गाड़ी रात को ही ठोक कर ले आया था, एक्सीडेंट हो चुका था। तो उसने डर के मारे, घबराहट के मारे, इतनी बेचैनी के मारे उसने रात को गाड़ी पार्क की पार्किंग लॉट में और वो भी जाके सो गया। मगर अब बेचैनी में उसे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है अब इस चीज़ का। नई गाड़ी मेरी ठुक गई। तो वो एस्केप करने के नाम पे, अपना मन शांत करने के लिए रात को उस प्रॉब्लम को इग्नोर करके घर पे जाकर सो तो गया। मगर जब सो जाने के बाद वो वापस उठा तो क्या उसकी वो प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है? रात भर में वो गाड़ी रिपेयर तो नहीं हो जाएगी। चाहे वो उससे 1 दिन बाद आके देखे या 2 दिन बाद, वो गाड़ी एज इट इज़ डेंट रहेगा उस पर। अगर कोई गाड़ी ठुकी हुई है तो हम इसे क्लियरली समझ सकते हैं कि किसी ह्यूमन ने अपनी फ्री विल का यूज़ करते हुए उसे चलाया है। या तो उससे वो गलती से ठुकी है या तो उससे जानबूझ के ठोकी है। देखिए, गाड़ी बहुत स्पेसिफिक चीज़ होती है। गाड़ी तो फिर भी एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। एक छोटा सा 4 पैर वाला टेबल जिसके 4 पैर हैं, वो भी बहुत सोच समझ कर बनाया गया है कि हाँ, उसकी इतनी हाइट होगी। एक भी साइड से उसके ऊपर एक 4 लकड़ियाँ ली गई हैं, 4 पैर लिए गए हैं, वो चारों डायरेक्शंस में है, ताकि एक भी साइड से उसके ऊपर जब प्लाई रखी जाएगी, जो भी सामान उस पर रखा जाए उसे फ्लैट सरफेस मिले और वो टेढ़ा होकर गिर ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ 3 पैर लगाए गए हैं। हालांकि वो 3 पैर वाले टेबल्स भी आते हैं, मगर हम एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं। एक फ्लैट प्लाई है और एक पैर पीछे, एक उसके आगे, एक उसके बाजू में, और जो चौथे साइड है वहाँ पे पैर लगाया ही नहीं है और उसके ऊपर प्लाई ला के रख दी। तो वो जो चौथा साइड है जहाँ पे प्लाई पैर नहीं लगाया है, वहाँ से सामान झुक कर गिर ही जाएगा, वो प्लाई स्टेबल नहीं रह पाएगी। इसीलिए चारों पैर लगाए गए हैं। तो एक छोटी से छोटी टेबल, एक छोटा सा सिंपल सा मैकेनिज्म भी किसी पर्पस को सर्व करने के लिए बनाया जाता है, बहुत ही प्लानिंग से। और मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बनाया जाता है, यानी उसके पीछे एक कॉन्शियस जीव है, वो अपने आप नहीं बन गया। आप ऐसे ही 4 पहिए वाला टेबल नहीं बना सकते। उसके पीछे एक इंटेंशन, एक कॉन्शियस बीइंग चाहिए जिसका एक फिक्स प्रयोजन है। वो उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए वो टेबल बना रहा है। अगर वो टेबल किसी को टूटा हुआ मिलता है अगले दिन, तो इसका मतलब उसे तोड़ा भी गया है किसी द्वारा। यहाँ मैं कह रहा हूँ, चाहे गलती से चाहे जानबूझकर, मगर उसको बनाने के पीछे भी और उसको तोड़ने के पीछे भी किसी व्यक्ति का हाथ है। बिना किसी कॉन्शियस बीइंग के ये प्रोसेस हो नहीं सकता। एक टेबल जैसी सिंपल चीज़ को भी तोड़ा नहीं जा सकता, ना बनाया जा सकता है बिना किसी कॉन्शियस बीइंग के। तो एक कार जैसे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म का तो क्या ही कहें हम। तो एक स्वतंत्र जीव ने, एक चेतन जीव ने अपनी फ्री विल, अपनी बुद्धि का यूज़ करते हुए, एक जीव है, जीव ए, पर्सन ए, जो उस गाड़ी को शांति से घर ले आया सेफली, और पर्सन बी उसे ठोक आया। तो ये ब्रह्मांड का बड़ा
ही इनजस्टिस होगा, क्या ब्रह्मांड ऐसा कर सकता है कि पर्सन ए ने गाड़ी नहीं ठोकी है, पर्सन बी ने ठोकी है, और अगले दिन सुबह उठकर ब्रह्मांड पर्सन ए की गाड़ी ठुकी हुई बना दे और पर्सन बी की गाड़ी ठीक कर दे? तो क्या ये जस्टिस होगा या इनजस्टिस कि गाड़ी पर्सन बी ने ठोकी है मगर गाड़ी टूट पर्सन ए की गई, और पर्सन बी ने ठोकी थी उसकी गाड़ी ठीक हो गई? क्या ये इनजस्टिस पॉसिबल है? इसका भी प्रत्यक्ष अवेलेबल है हमारे पास कि ऐसा इनजस्टिस नहीं होता। जिसने ठोकी है, जिससे ठोकी है उसी से ठोकी है, और गिल्टी भी उसे ठहराया जाएगा। जिसने नहीं ठोकी वो इनोसेंट ही कहलाया जाएगा, और उसे पे भी नहीं करना। इसीलिए जो ठोकता है भुगतान उसी को करना होता है। यही नियम है। अब आप देखिए, ये जो नियम है जस्टिस का, इक्वालिटी का, ये नियम ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई होता है। हमारी सरकारें भी इतनी कॉमन सेंस लगा लेती हैं कि जिसने क्राइम किया है जेल वही जाएगा, जिसने नुकसान किया है भुगतान भी वही करेगा। तो ये कॉमन सेंस तो गवर्नमेंट भी लगा रही है, तो क्या ब्रह्मांड ये कॉमन सेंस नहीं लगाएगा? आप सोचिए, ब्रह्मांड, हमने ये बहुत बार देखा है, हम तो अकारण ही मानते हैं अब तक कि कोई व्यक्ति अनाथ पैदा हो रहा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई शिक्षित है, कोई अशिक्षित है, कोई बहुत स्कॉलर है, कोई एकदम डम्ब है। अब हम पाप पुण्य का हिसाब किताब तो बाद में लगाते हैं, मगर जब एक बच्चा जस्ट अभी उसने जन्म लिया है तब तो उसने कोई कर्म किया नहीं है ना। अब तक तो उसने कोई कर्म किया नहीं है, तो फिर उसके साथ ये इनइक्वालिटी किस आधार पर हो रही है? ये कोई सोचे या ना सोचे, मगर एक लॉजिकल और रैशनलिस्ट सीकर को इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि ये इनइक्वालिटी किस बेस पर हो रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नुकसान कर रहे हैं, आप तो ऐसा कह रहे हैं। देखिए, नुकसान तो आपको ब्रह्मांड कर ही नहीं सकता, या कोई भी नहीं कर सकता। किसी को अधिकार नहीं है आपका नुकसान करने का बिना वजह। एक व्यक्ति बचपन से ही पैरालाइज्ड पैदा हो रहा है, उसने जन्म ही किसी डिसेबिलिटी या डिजीज के साथ लिया है। अब क्या कहेंगे आप उसे? उसकी तो कोई गलती नहीं, उसने तो कोई कर्म किया नहीं है, उसे तो खुद की सुध बुध नहीं है, और कोई एकदम हेल्दी और धनवान परिवार में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, धनवान में और हेल्दी उत्पन्न हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्ती हम थोड़ी किसी का बुरा चाहते हैं। मगर फिर दूसरे के साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने ऐसा क्या किया था? मैक्सिमम रिलीजियस लॉजिक्स कोलैप्स इसीलिए यहाँ पे कर जाते हैं क्योंकि उनके पास इस चीज़ का कोई रैशनल आंसर नहीं है, कोई भी रैशनल आंसर नहीं है। मैक्सिमम रिलीजियस बिलीव्स का ये कहना है कि ईश्वर ने हमारे टेस्ट लेने के लिए हमें अलग अलग सिचुएशंस दी है, मगर ये तो गलत है, ये एकदम नॉनसेंस है। टेस्ट जिसका होता है हमेशा इक्वालिटी के साथ होता है। सभी क्लासरूम में एक ही बच्चे बैठते हैं और उन्हें सिमिलर क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों को सड़क पे बिठा देते हैं, कुछ बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए पेन देना अलाउड ही नहीं है, कुछ बच्चों को पेपर ही नहीं दिया लिखने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सभी बेंच पर बैठते हैं, सभी को पेपर्स दिए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते हैं। इनइक्वालिटी नहीं होती, माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, और सभी का पेपर इक्वालिटी के साथ चेक किया जाता है और उचित निर्णय यानी मार्क्स दिए जाते हैं उन्हें। मगर यहाँ पे ब्रह्मांड तो ना ट्रीट इक्वली कर रहा है, ना हिसाब इक्वली कर रहा है। किसी को एकदम डिजीज्ड और पैरालाइज्ड तरीके से जन्म दे रहा है और उसके बाद जीवन भर इनइक्वालिटी भी हो रही है। एक तो पैरालाइज्ड, निर्धन, अनाथ, और उसके ऊपर से सोशल इनइक्वालिटी, इनजस्टिस अलग उसके साथ। जीवन भर मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। ये कोई अजीब चीज़ नहीं है, ऐसे मनुष्य हमने देखे हैं, ऐसे केसेस देखे हैं। जबकि हमारा सिद्धांत क्या था कि उचित अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपको ये सो एंड सो निर्धारित फल प्राप्त होता है। मगर ऐसे बहुत केसेस देखे हैं हमने जिनके साथ ये नहीं हुआ। बहुत लोग अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत बच्चे, उनकी कोई गलती भी नहीं थी, उनके पिताजी गाड़ी चला रहे थे, वो उनकी गलती यही है कि वो उस घर में जन्मे और वो अपने पिताजी के साथ उनकी गाड़ी में बैठे थे, एक्सीडेंट हो गया, मर गए। उस बच्चे का क्या दोष? तो ये जो इनजस्टिस है इसका हिसाब मनुष्य तो कर नहीं सकते। अब वो बच्चा मर गया, उसका कोई हिसाब तो है नहीं, उसको वापस नहीं लाया जा सकता।
तो ये इतने बड़े लेवल की इनइक्वालिटी है। अब इसमें दोनों केसेस हैं कि एक तरफ कह दिया जाता है कि शराब पीना, अल्कोहल कंज्यूम करना बुरी बात है। अब यहाँ पे भी दो सिचुएशंस हैं। एक जो एक चौल वाल में पैदा हुआ है, गरीब है और सारे तरह के दोषों से, दुखों से ग्रसित है, चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे माँ बाप को लेकर हो, या किसी भी प्रकार का हो, सोशल इनजस्टिस हो, कैसा भी हो। अब वो ऐसा बच्चा ज़्यादा प्रोन है कि वो एक अल्कोहल एडिक्ट बन जाए, बजाय उसके जो एक वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली में उत्पन्न हुआ है, उसमें पला बड़ा है। अगर ये टेस्ट दोनों बच्चों का होना था कि फ्री विल होने के बाद भी कौन ज़्यादा जल्दी अल्कोहल के चक्कर में पड़ रहा है, तो दोनों को इक्वल स्टेटस देना चाहिए था। मगर ये इनइक्वालिटी प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे लिए। शुरू में हम प्रमाणों की बात कर रहे थे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पूरी वीडियो इंटरकनेक्टेड है, एक ही शॉट में देखी जाए तो बेटर है। शुरू में हम प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहे थे, मतलब जिस प्रकार हमें 4 + 4 8 प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा था, तो उसी प्रकार 40 + 40 = 80 यानी 80 ये भी प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि इंटू 10 करने पे सेम आ रहा है। आपको 1 2 3 4 5 6 करके 80 तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स में हर एक चीज़, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे केमिकल हो, हर एक चीज़ है ना, एकदम प्रिसाइज तरीके से अपने समय से चलती है। यानी पानी को जितना टेम्परेचर चाहिए एक पानी को उबलकर हवा बनने में, वो उतने पे ही होता है। ऐसा नहीं है कि उससे कम टेम्परेचर पे वो इवेपोरेट हो जाएगा। यूनिवर्स का कैलकुलेशन एकदम प्रिसाइज है। हर एक एलिमेंट के, मेटल के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स एकदम प्रिसाइज हैं। वो अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस अगर उन्हें मिलेंगे तो वो वैसे ही काम करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जब केमिकल्स के मामले में और गणित के मामले में और हर एक चीज़ के मामले में ब्रह्मांड एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट, इतनी सी भी चूक नहीं करता, तो फिर मनुष्य के बारे में क्यों? मनुष्य के साथ इतनी इनइक्वालिटी और इनजस्टिस क्यों है? और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कोई भी मनुष्य इसे इंक्वायर क्यों नहीं करता कि मैं निर्धन क्यों हूँ, और या फिर मैं अमीर क्यों हूँ अगर ये निर्धन है तो। ऐसा नहीं कि आप निर्धन हैं तो ही आपके दिमाग में आना चाहिए, आप धनवान हैं, आप बहुत लकी है तो भी आपके दिमाग में आना चाहिए ये चीज़ कि समाज में इनजस्टिस बाय बर्थ है और बाय कर्म भी है। बहुत ही जेन्युइन लोग नहीं आगे बढ़ पाते और अयोग्य लोग ऊपर चढ़कर बैठे होते हैं, ये नियम है। तो जब केमिकल्स परफेक्टली अपना काम कर रहे हैं, मैथ्स गणित अपना काम परफेक्टली कर रहा है, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं कर पा रहे? अगर ये आप सोच नहीं रहे हैं तो आपसे बड़ा हिपोक्रेट और इग्नोरेंट कोई नहीं है, क्योंकि आप अपने ही बारे में नहीं सोच रहे, और किसी का छोड़ दीजिए, अपने ही बारे में आप नहीं सोच रहे। देखिए, आप किसी भी स्थिति में हो, आप गरीब हो तब भी आपके लिए कंसर्निंग है, अमीर हो तब भी आपके लिए कंसर्निंग है, क्योंकि आप बाय चांस, आपके हिसाब से तो ऐसा ही है, अब बाय चांस आप अमीर हो गए या बाय चांस आप गरीब हो गए। क्यों? मगर अगर आपको ये पता करना है कि ये इनइक्वालिटी क्यों है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट, आप लॉजिकली रैशनली अगर देखेंगे तो आपको पिछले जन्म के कॉन्सेप्ट को मारना होगा, क्योंकि आप वैसे भी आप नहीं सोच सकते कि यूनिवर्स की कोई डिफ़ॉल्ट पोजीशन नहीं है ह्यूमन के लिए। डिफ़ॉल्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है इनके ह्यूमंस के केस में। आप ये नहीं कह सकते कि ये एक डिफ़ॉल्ट है। ह्यूमंस में इनइक्वालिटी तो हमेशा बनी ही रहेगी कर्मों के आधार पर, क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या समझेंगे कि सबको एक जैसा दे दो। एक जैसा आप दे ही नहीं सकते, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा, कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। आप सोचिए, सब जगह सिर्फ इंजीनियर्स ही इंजीनियर्स हैं, तो खाना कौन बनाएगा, खेती कौन करेगा, और कपड़े कौन धोएगा, क्या करेगा कोई? पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, डॉक्टर्स ही नहीं होंगे कोई। तो इक्वालिटी जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। मैनेजमेंट के लिए एक आदमी चाहिए, सिक्योरिटी के लिए दूसरा आदमी चाहिए, कुकिंग के लिए तीसरा आदमी चाहिए, आईटी के लिए 14 आदमी चाहिए। तो इनइक्वालिटी तो नियम है समाज का, वो तो बनी ही रहेगी। और इनइक्वालिटी है तो कौन क्या बनेगा, कौन राजा बनेगा,
कौन प्रजा बनेगी, तो ये तो फिर इनइक्वालिटी की बात आ जाती है, यहाँ पे चूज करने की बात आ जाती है। और यूनिवर्स के पास अपना कोई कारण नहीं है चूज करने का कि मुझे इस सोल को, इस पर्सन को राजा बनाना है, इस पर्सन को मंत्री। यूनिवर्स अपना कोई डिसीजन नहीं लेता, यूनिवर्स बाय डिफॉल्ट जो है वो देता है। ये नियम है, ये नियम है। ऐसा नहीं है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 आपके लिए 16 है, मेरे लिए 17 है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 सभी के लिए 16 है। तो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है ये, इसमें कोई चेंजेस नहीं होती। मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूँ एडोल्फ हिटलर वाला, कि उसने 60 लाख लोगों को मार दिया चेम्बर्स में। तो अब उसका आप हिसाब कैसे करेंगे? आपको एडोल्फ हिटलर को एकदम प्रॉपरली, अगर आपको देखिए उन 60 लाख लोगों का जो नुकसान हुआ उनका हिसाब हम बाद में देखेंगे कि उनका कैसे हो रहा है, वो हम एडोल्फ हिटलर के केस के बाद देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि एडोल्फ हिटलर के साथ आप जस्टिस कैसे करेंगे। अब आप यहाँ उसे ब्रूटल से ब्रूटल सज़ा क्या दे सकते हैं? जो पेन इंडिविजुअली 60 लाख लोगों को हुआ, वैसी सज़ा आप एडोल्फ हिटलर को इस धरती पर तो नहीं दे सकते, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको टॉर्चर कर सकते हैं। और इस शरीर की टॉर्चर झेलने की एक लिमिट है। ये शरीर स्खलित हो जाता है, ये मर जाता है। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इस शरीर के साथ। अच्छा खासा आप टॉर्चर कर सकते हैं, मगर फिर भी वो इक्विवेलेंट नहीं होगा उन 60 लाख लोगों के पेन से। उन 60 लाख लोगों ने जो पेन झेला है वो एडोल्फ हिटलर नहीं झेल पाएगा एक जन्म में, क्योंकि उस शरीर की उतनी कैपेसिटी ही नहीं है। तो अब एडोल्फ हिटलर का हिसाब कैसे करे ब्रह्मांड? ब्रह्मांड हिसाब करने में बड़ा मास्टर है। पानी को जला के हवा बना देता है, आग को बुझा देता है पानी से, और हवा को वापस पानी बना देता है। ये सब हिसाब करना ब्रह्मांड को बराबर आता है। मगर मनुष्य का हिसाब कैसे करेगा? और हिसाब होना भी ज़रूरी है। अब हिसाब होना ज़रूरी क्यों है ये मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, आप जो भी कुछ करते हैं, एडोल्फ हिटलर ने अपने हाथों से कोई बटन दबाया किसी चेंबर का, या किसी को आदेश दिया अपनी जीभा से, अपने इंटेंशंस से, तो वो हुआ कैसे? एक्चुअली वो हो क्या रहा है? अब हम एकदम सूक्ष्म तरीके से समझेंगे, अभी और अटेंटिव होना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ एटम्स का मैनिपुलेशन हो रहा है। देखिए बहुत सारे एटम्स हैं, कुछ मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स से एडोल्फ हिटलर की बॉडी बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल एक चेम्बर है, वो चेम्बर भी एटम से बना हुआ है। जिस भूमि पर वो चेम्बर रखा है वो भी एटम से बना हुआ है। और 60 लाख जीव्स हैं तो वो भी एटम से बने हुए हैं। और उन जीव्स को या उन मनुष्यों को जिस गैस से मारा गया, जिस पॉइजनस गैस से, वो भी एटम से बनी हुई है। तो अगर आप देखेंगे एडोल्फ हिटलर जो कि एटम से बना हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, उस एटम ने, कुछ एटम्स ने मिलके एक एटम से बने हुए चेम्बर का एक एटम से बना हुआ बटन दबाया, जिसमें कुछ एटम से बने हुए लोग थे जो एटम से बनी हुई गैस से मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे अगर आप मनुष्य को हटा दे, अपना ये इंसानों वाला चश्मा हटा दे, फिल्टर हटा दे, लॉजिक हटा दे, तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ एटम का खेल तमाशा हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे एडोल्फ हिटलर एटम, वो चेम्बर एटम, उसके अंदर की गैस एटम, और वो लोग भी एटम जो चेम्बर के अंदर है। तो यहाँ पे सिर्फ एटम का खेल तमाशा हो रहा है। तो यूनिवर्स है ना, हमारी तरह बेवकूफ़ नहीं है। यूनिवर्स मैथ्स पर काम करता है, फिजिक्स पर काम करता है। यूनिवर्स सिर्फ यही नोटिस करेगा कि आप क्योंकि एक कॉन्शियस बीइंग है, तो आपने, अब एटम अपना डिसीजन खुद तो लेता नहीं है। एक एटम दूसरा एटम से जाके भिड़ नहीं जाएगा जब तक कोई उन्हें भिड़वाए ना। वो गैस उस चेम्बर में रिलीज तब तक नहीं होगी जब तक कि कॉन्शियस बीइंग उस गैस को रिलीज ना करे। एटम स्वयं का डिसीजन स्वयं कभी नहीं लेता। एक चेतन, एक जीवित प्राणी होना चाहिए उसके पीछे। वो चेम्बर बनाने के पीछे भी एक प्राणी था, एक जीव था। उस गैस को अंदर डालने वाला भी एक जीव है, और उस गैस को अंदर रिलीज करने वाला भी एक जीव है। तो हम इतना भी जानते हैं कि एटम अपना डिसीजन स्वयं नहीं लेता। एक जीवित प्राणी एटम से काम करवाता है, जबकि वो खुद भी एटम से बना हुआ है।
तो अगर हम देखें कि सब कुछ एटम एटम ही कर रहा है, तो हम कौन है फिर बीच में? क्या एडोल्फ हिटलर, क्या वो 60 लाख लोग, क्या वो चेंबर, क्या वो गैस? सब कुछ तो यहाँ एटॉमिक है। तो अगर सब कुछ एटॉमिक है तो एडोल्फ हिटलर क्यों उसे आनंद आ रहा है 60 लाख लोगों को मारकर? और वो 60 लाख पर्सनालिटीज कौन है जो पेन फील कर रही हैं? वो सबके सब तो एटम है, सेल्स से बनी हुई बॉडीज है, और सेल्स एटम से बने हुए हैं। यहाँ ये क्लियर सिद्धांत आता है कि एक चेतन जीव ने जड़ एटम को, जड़ पदार्थ को अपने लाभ के लिए मैनिपुलेट किया। एक चेतन जीव ने कुछ अपने एटम्स को यूज करके दूसरों के एटम्स को डिस्टर्ब किया, उसके साथ छेड़छाड़ की, उसको नुकसान पहुंचाया, कोलैप्स, उसको स्खलित करने की कोशिश की है। अब आप समझिए कि जब किसी की मृत्यु होती है ना, समझिए कोई किसी को मार रहा है किसी इंटेंशन से, तो वो है ना, अब अगर पर्सन ए है वो पर्सन बी का मर्डर करना चाहता है, तो पर्सन बी का मर्डर करने के लिए पर्सन ए को है ना अपने शरीर से बहुत अटैच होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि पर्सन बी ने कुछ मेरा नुकसान किया है और मुझे उसका बदला लेना है। अब पर्सन बी ने नुकसान किसका किया है? पर्सन ए समझ रहा है कि उसने मेरा नुकसान किया है। अब किस प्रकार से? संसार में हम नुकसान की श्रेणियां देखते हैं, तो वो कैसी होती है आप खुद देखिए। या तो किसी ने किसी क्लोज वन का मर्डर कर दिया, उनके साथ किसी प्रकार का दुष्कर्म कर दिया, टॉर्चर कर दिया, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली, उनके घर चोरी कर ली, ये ही कुछ क्राइम्स हैं। अब आप समझिए पर्सन ए एक इंजीनियर है, पर्सन बी ने उसकी नौकरी खा ली, ठीक है, वो जॉब पर लगने वाला था मगर उसने उसका रेज्यूमे जला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, चोरी कर दिया और स्वयं का दे दिया, उसमें चेंजेस कर दिए, जो भी है सो एंड सो। ये सारी चीज़ें अब एक इंजीनियर, उसका रेज्यूमे वो क्या है एक पर्सन के लिए? अगर एक पर्सन को मैं पूछूं कि पर्सन ए से कि पर्सन ए आप कौन हैं, तो वो बताएगा मेरा नाम ये है। तो मैं उससे कहूँगा मैंने आपका नाम तो नहीं पूछा, आप अपना नाम बता रहे हैं, आप कौन है? तो वो कहेंगे कि मैं इनका पुत्र हूँ। वो अपने माता पिता का नाम बताएगा। तो फिर मैं उनसे कहूँगा मैंने आपके माता पिता का नाम भी नहीं पूछा, आपके पेरेंट्स का, आपके कुल का नाम नहीं पूछा, आप कौन है? तो वो कहेगा मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। तो मैं उससे कहूँगा कि मैंने आपका कुल नहीं पूछा, मैंने आपकी बर्थ प्लेस नहीं पूछी, आपकी नेटिव प्लेस नहीं पूछी, आप कौन है? तो फिर वो कहेगा मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है। तो मैं उससे कहूँगा कि मैं आपका क्वालिफिकेशन भी नहीं पूछा, आपकी डिग्री भी नहीं पूछी, मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, आप कौन हैं? तो इसके पास उसका कोई उत्तर नहीं होगा, वो स्वयं को ही नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। इसी तरह कोई अपने आप को भी नहीं जानता। लोग ऐसे ही अपने शरीर के आधार पर व्यवहार कर रहे हैं संसार में कि ये मेरे माँ बाप है, ये मेरी डिग्री है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। लोग अपने शरीर के संबंधों और उसकी आइडेंटिटी के आधार पर व्यवहार कर रहे हैं संसार में, स्वयं को कोई नहीं जानता। मैंने इसीलिए कहा कि जब अगर पर्सन ए चाहे कि मैं पर्सन बी का मर्डर करना चाहता हूं, तो वो क्यों करना चाहेगा? किसी शरीर से रिलेटेड ही क्राइम हुआ है उसके साथ, शरीर से रिलेटेड ही क्राइम हो सकता है, चोरी, मर्डर, डकैत, ऐसा ही कुछ सारे। क्योंकि आत्मा अपने स्तर पर तो क्राइम कर नहीं सकती, आत्मा का तो कोई क्राइम होता नहीं है। जो क्राइम है शरीर से रिलेटेड है, सारे के सारे क्राइम्स। आप ऐसा कोई क्राइम नहीं बता सकते जो शरीर से रिलेटेड ना हो। अब जो व्यक्ति आत्मज्ञानी है, जो व्यक्ति जानता है कि मैं आत्मा हूं, और ये व्यक्ति मूर्ख है, ये नहीं जानता कि ये आत्मा है और मैं भी आत्मा हूं, ये बस पैसों के लालच में इसने मेरे साथ ये क्राइम कर दिया, तो वो उससे दुखी होगा, मगर उसका मर्डर करने पे उतावला कभी नहीं होगा, क्योंकि वो भी जानता है ये एक जीवात्मा है, मैं भी एक जीवात्मा हूं, तो इन्हें मारा नहीं जा सकता, केवल इनका शरीर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो वो कभी मर्डर के पीछे नहीं भागेगा। जो भी मर्डर करने के पीछे लग रहा है, आध्यात्मिक लेवल पर नहीं, भौतिक लेवल पर, वो उसका जरूर ऐसा मानना है कि इसने मेरा नुकसान किया है,
वो ये भी नहीं जानता कि मैं आत्मा हूँ, इसने मेरा नुकसान किया है और अगर मैं इसे मार दूँ तो मैं भी इसका नुकसान कर दूंगा। मैंने इसीलिए कहा था कि मर्डर करने वाले व्यक्ति के मन में शरीर को लेकर देह भाव बहुत ज़्यादा है। वो यही समझता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे माँ बाप ये है, मेरा गांव ये है। और सामने वाले व्यक्ति को भी वो शरीर ही समझता है कि उसका नाम ये है, उसके गांव ये है, उसके माँ बाप ये हैं, वो ये करता है। तो मारने वाले दूसरों को भी शरीर समझता है, स्वयं को भी शरीर समझता है। और शरीर किस चीज़ का बना हुआ है? सेल्स का। सेल्स किसके बने हुए हैं? एटम्स के। तो वो स्वयं को अनजाने में एटम्स मान रहा है और दूसरों को भी एटम्स मान रहा है अनजाने में। अब हम जानते हैं कि एटम्स क्या चीज़ है। एटम से ही अग्नि भी बनी है, जल भी बना है, वायु भी बना है। अब एटम्स है ना, हिसाब करने में बड़ा पक्का है, हिसाब का पक्का है एटम। आप जैसा उसे मैनिपुलेट करेंगे, जैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे, वो वैसा ही आपको वापस देगा। न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट रिएक्शन। एग्जैक्ट ऑपोजिट रिएक्शन। एग्जैक्टली आपके साथ वैसा ही होगा जैसा आपने किया था। और ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि न्यूटन ने ये लॉ बताया है तो उसके नाम हो गया। न्यूटन का कोई कॉपीराइट नहीं है, न्यूटन ने बस नोटिस किया और क्योंकि वो फेमस हुआ तो उसके नाम से ये हो गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट लॉ है, इसको कोई कॉपीराइट नहीं है इसका किसी पर। जो जैसा करता है वैसा होता है, ये सिद्धांत सभी को पता है, ये सार्वभौम सिद्धांत है। जस्ट बिकॉज उसने फॉर्मली पहले बोल दिया एक फॉर्मल भाषा में तो ये उसके नाम हो गया। ये उसका सिद्धांत नहीं है, उसने केवल डिस्कवर किया है, नोटिस किया है। ये सार्वभौम सिद्धांत है। अब हम हमारे पॉइंट पे आते हैं। हमें पता है कि एटम हिसाब का एकदम पक्का है। आप किसी भी चीज़ को, पेपर को, जो जलाने योग्य पदार्थ हैं, जो जलने योग्य है, जो जल जाती है, आप उसे जलाएं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो जल जाती है। उसे बुझाएं, वो बुझ जाती है। गीला करें, भीग जाती है। हवा दें, सूख जाती है। तो एटम्स अपने हिसाब का, अपनी फिजिक्स में एकदम पक्का है, अपने गणित में। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? एक एटम ने दिमाग लगाया, यहाँ हम पर्सन की बात कर रहे हैं। एक एटम से बने हुए व्यक्ति ने दिमाग लगाया कि मैं अगर ये अग्नि, एटम से बनी हुई अग्नि, इस एटम से बने हुए शरीर पर डाल दूं पेट्रोल के साथ या किसी भी इनफ्लेमेबल फ्यूल के साथ, तो ये व्यक्ति इंस्टेंट जल जाएगा। मतलब ये एटम अग्नि को प्राप्त हो जाएगा, ये अग्नि में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसने कितना कॉन्शियसली दिमाग लगाया है एक एटम से दूसरे एटम को जलाने का। तो आप भले ही आपकी नज़र में ये मर्डर ऐसा कुछ है, एटम की नज़र से आप देखोगे, जो एक्चुअल यूनिवर्स की नज़र है, उसके हिसाब से तो आपने एक चीज़ को जला दिया। मतलब आपने केमिकल रिएक्शन किया है यूनिवर्स की नज़र में। आपकी नज़र में आप कुछ भी करो, आपने किसी को बचाने के लिए किया या अपने द्वेष में किया, यूनिवर्स को उससे कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्स ने क्या नोटिस किया कि इस एटम ने इस एटम के साथ केमिकल रिएक्शन किया जिससे अग्नि प्रकट हो गई, जिससे अग्नि प्रकट हो गई। ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ। यूनिवर्स तो यही नोटिस कर रहा है, यूनिवर्स और कुछ नोटिस नहीं कर रहा। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग और हमारे प्रत्यक्ष और कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग, जिस एटम ने जिस एटम को आग लगाई है, वही एटम कुछ समय बाद किसी न किसी कारण से इस एटम को भी आग में तब्दील करेगा। यानी एटम ए ने एटम बी के थ्रू एटम सी को जलाया, तो एटम सी भी एक दिन एटम बी के थ्रू एटम ए को जलाएगा। जिस तरह एटम बी ए का माध्यम बना बी को जलाने के लिए, उसी प्रकार से वो एक दिन बी का माध्यम बनेगा वापस ए को जलाने के लिए। आप समझे इस चीज़ को? यूनिवर्स की दृष्टि से समझिए। यूनिवर्स तो केवल एटम्स को जानता है, वो आपको नहीं जानता, वो आपको नहीं जानता। यूनिवर्स केवल एटम की भाषा, गणित की भाषा, फिजिक्स की भाषा समझता है। यूनिवर्स ने तो केवल इतना ही देखा है कि एटम ए ने एटम बी को यूज़ करके एटम सी को जला दिया। तो यूनिवर्स क्या बोलेगा कि अगली बार है ना ऐसा होना चाहिए पर्टिकुलर गैप के बाद कि एटम बी को यूज़ करके एटम सी या एटम ए को जला दे। तो ये जब वापस घटित होता है ना, तो हम इसे पुनर्जन्म कहते हैं या पिछला जन्म कहते हैं। और इसे घटित करने के लिए, इसे एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रह्मांड को हमें पुनर्जन्म देना होगा।
अब आप समझिए, अब हमारे उस जन्म वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। समझिए एक व्यक्ति है, उसने है ना एक बच्चे को किसी द्वेष के कारण हो जाते हैं द्वेष, लोग बच्चों के मर्डर करते हैं, हमने देखा है। किसी द्वेष के कारण एक बच्चे को बचपन में ही अपाहिज कर दिया। 2 केसेस हैं, एक ने सिर्फ अपाहिज करके छोड़ दिया और एक ने अपाहिज करने के साथ साथ उसे जान से भी मार दिया। अब वो अपाहिज बच्चा जीवन भर के लिए अपाहिज रह गया। अब वो अपाहिज बच्चा इस व्यक्ति से बदला किस प्रकार लेगा? ब्रह्मांड को यहाँ पे न्याय करना होगा, क्योंकि जो दुख उस बच्चे ने फेस किया है बचपन में ही अपाहिज होने का और मृत्यु को प्राप्त होने का, वही दुख इस व्यक्ति को भी मिलना चाहिए ना, तभी तो न्याय होगा। क्योंकि वो एटम उस चेतना से अटैच है इतनी, तो उस चेतना को भी उतना दुख होना चाहिए जितना दुख आज इसे हो रहा है। तो न्याय किस प्रकार होगा? बचपन तो बीत गया अब उसने तो एडल्ट लाइफ में इसको अपाहिज किया था, तो इसके लिए अब उसे वापस जन्म लेना होगा एज अ बेबी। जो बेबी का जो एक एटॉमिक कॉम्बिनेशन है, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है एक बेबी के शरीर का, वैसा ही स्ट्रक्चर, वैसे ही ढांचे में, एक बच्चे के शरीर के ढांचे में उस जीवात्मा को वापस जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे हिसाब पूरा करना है अपना। वो वापस 30 साल के बाद छोटा होने तो लग नहीं जाएगा, जस्ट बिकॉज उसको एक बच्चे के द्वारा अपाहिज होना है फिर से एक बच्चे के रूप में। तो वो तो बुढ़ा होकर मरने ही वाला है, मगर उसके बाद उसे वापस जन्म लेना होगा अपना हिसाब पूरा करने के लिए। और इस बच्चे को भी लेना होगा, अगर ये द्वेषी होगा तो इसे भी लेना होगा अपना बदला लेने के लिए। अगले जन्म में ये एक एडल्ट बनेगा और ये एक बच्चा बनेगा और ये इसके द्वारा अपाहिज कर दिया जाएगा बचपन में ही। अब आप दृष्टि देखिए, दोनों की दृष्टि। ये जो बच्चा सेकंड टाइम में जिसने बदला लिया है, जो दूसरी बार अपाहिज हुआ है, जो दूसरा बच्चा है, पर्सन ए ने पर्सन बी को अपाहिज कर दिया, अब अगला जन्म चल रहा है, पर्सन बी ने वापस पर्सन ए को अपाहिज कर दिया बचपन में। अब जगह फ्लिप हो चुकी है। तो अब पर्सन ए क्या सोचेगा कि ईश्वर ने मुझे, या जिसने भी, ईश्वर वो मानता है नहीं मानता है, जिसने भी मुझे प्रकट पैदा किया है उसने मुझे अपाहिज पैदा कर दिया और इसको ठीक मतलब सही पैदा कर दिया, हेल्दी पैदा कर दिया। ये कैसा अन्याय है। मगर वो ये नहीं जानता कि उसने पिछले जन्म में क्या किया है, उसने पहले किसी के साथ ऐसा कर रखा है, वो ये नहीं जानता। अगर वो ये जान जाएगा तो ये न्याय हो जाएगा, फिर उसके मन में कोई संशय नहीं रहेगा। मैं आज के लिए आपको इतना ही कहूँगा कि आप इस क्वेश्चन में अभी आज हम नहीं गिरेंगे, हम अगली वीडियो में गिरेंगे कि एक व्यक्ति को याद क्यों नहीं रहता कि पिछले जन्म में उसने क्या किया है और समस्त जन्म उसे याद क्यों नहीं रहते। ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए आप इतना ही समझिए कि उसका भूलना ज़रूरी है, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा उन सारी यादों के साथ। अब इसको दोनों की दृष्टि से देखते हैं। पर्सन ए ने तो अपना बदला ले लिया, ठीक है, हिसाब पूरा हो गया, मगर आप अब चेतना समझिएगा, चेतना देखना। पर्सन ए ने पर्सन बी को, ये जन्म 1 की बात हो रही है, पहले जन्म, तो पर्सन ए ने पर्सन बी को बचपन में मार दिया, ठीक है। अब पर्सन ए की दृष्टि से अब ये देखते हैं होते हुए, पर्सन ए ने ये कर्म शुरू किया है, यानी ये हिसाब किताब शुरू किया है। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपनी मर्जी से ये किया है, उसका कोई बदला नहीं था इससे। पर्सन ए का पर्सन बी से कोई लेना देना नहीं था, मगर इसने अब पहली बार इसे काट दिया है, इसका पैर काट दिया है। तो अब क्या पर्सन ए ने क्या किया कि एक नया हिसाब किताब चालू कर दिया है किसी के साथ। मतलब पहले कोई कर्म नहीं था इसके साथ, इसका एटॉमिक कोई कनेक्शन नहीं था, मगर अब इसने चालू कर दिया है इसे काट कर। अब इन दोनों का है ना ऋणानुबंध बन गया है। ऋण यानी डेट, यानी कर्जा। इन दोनों का ये एक दूसरे के कर्जदार हो गए हैं, क्योंकि इसने इसके पैर काट दिए, अब इसे वापस जन्म लेना पड़ेगा अपने पैर कटवाने के लिए और इसे लेना पड़ेगा इसके पैर काटने के लिए। तो ये एक दूसरे के कर्जदार बन गए हैं। अब पैर तो क्योंकि उसने बचपन में भी काटा है तो इसका भी बचपन में ही कटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका एडल्ट लाइफ में कट जाएगा, तो ये तो अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि उसको जो बचपन से कष्ट हुआ है वो कष्ट इसको भी तो भोगना पड़ेगा ना। आप नर्क में ऐसा कष्ट नहीं दे सकते। बहुत सारे रिलीजियस लोग क्लेम करते हैं कि नर्क में ऐसा होता है,
आप नर्क में कष्ट नहीं दे सकते, क्योंकि इसका जो नुकसान होना था वो तो यहाँ हो गया ना। इसका तो बचपन खराब हुआ यहाँ, नर्क में क्या करेगा वो? इसका तो बचपन यहाँ खराब हुआ है, तो नर्क में उसकी भरपाई करके फायदा क्या? जो ये अच्छी जिंदगी यहाँ गुजार सकता था, अपनी फ्री विल का यूज करके मजे कर सकता था, या जो भी वो करना चाहता था, उसकी इच्छा थी, उसका अपना जीवन था, वो नहीं कर पाया। क्यों? इसकी वजह से। तो इसको इसका हिसाब देना ही पड़ेगा, मिलना ही चाहिए। न्याय यही है, और ये न्याय सिर्फ पुनर्जन्म से ही संभव है, सिर्फ पुनर्जन्म से। अब समय की तो कमी है नहीं ब्रह्मांड के पास। हमारी अवधि ही कितनी है? 100 साल की। ब्रह्मांड तो लाखों साल से चला आ रहा है, आगे और चलेगा लंबा। ब्रह्मांड के पास कोई कमी नहीं है समय की। एक टूटेगा दूसरा बनेगा, ब्रह्मांड की कोई कमी नहीं है, समय की कोई कमी नहीं है, लैंड टाइम स्पेस इस चीज की कोई कमी नहीं है। अब पर्सन ए ने शुरू कर दिया, अब पर्सन ए क्या करेगा? अब उसकी दृष्टि से हम देखते हैं। पर्सन ए ने पर्सन बी के पैर काट दिए बचपन में, अब अगले जन्म में पर्सन ए अपने पैर कटवाएगा बचपन में। हिसाब लॉजिकली देखे तो क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे कि मैंने तेरे पैर काटे, तूने मेरे पैर काटे, बात खत्म। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। यहाँ पे ऐसा होगा कि पर्सन ए ने इंटेंशन के साथ पैर काटे थे, यानी इंटेंशनली पैर काटे थे। अब पर्सन बी के मन में द्वेष आ गया है, वो जो अब बदला लेगा वो द्वेष के कारण लेगा। उसे नहीं पता कि उसके साथ पिछले जन्म में कैसा हुआ है, वो तो बस अब एक नए इंटेंशन के साथ कर रहा है। यानी उसके पास तो कोई मेमोरीज नहीं है कि पिछले जन्म में पर्सन ए ने मेरे पैर काटे थे। तो यहाँ पे दो कंडीशंस है कि ये चक्र आगे चलेगा कि नहीं। पहली कंडीशन कि पर्सन बी इनोसेंट निकले। इनोसेंट किस प्रकार से? कि ब्रह्मांड को तो अपना हिसाब पूरा करवाना है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे हाथों कोई ऐसा क्राइम हो जाता है जो हम नहीं करना चाहते, तो अब वो क्यों होता है अब वो देखते हैं। अब पर्सन बी को पैर तो काटना पड़ेगा पर्सन ए का, ब्रह्मांड का नियम है, हिसाब तो पूरा करना है, अपना बदला तो लेना ही है। भले ही वो नहीं लेना चाहता, मगर ब्रह्मांड दिलवा कर रहेगा। ब्रह्मांड ऐसे नहीं चलता, ब्रह्मांड दिलवाता है हिसाब पूरा का पूरा। तो अब क्या होगा कि पर्सन भी ना जानता है कि पिछले जन्म में इसने मेरे पैर काटे थे, ना वो इस जन्म में इसको जानता है, ना ही पैर काटना चाहता है किसी के, बिल्कुल एकदम सीधा साधा है वो। तो अब वो क्या होगा कि समझिए वो ड्राइव कर रहा है, ऐसी कुछ सिचुएशंस हो जाएगी, ऐसी अरेंजमेंट हो जाएगी, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ। वो ड्राइव कर रहा है, उसके पीछे कोई उसका दूसरा दुश्मन बैठा होगा, वो उसे ऐसा कोई इंजेक्शन देते जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए। अब क्योंकि वो बेहोशी में गाड़ी चला रहा है, नशा हो गया है उसे, या वो पूरा का पूरा बेहोश हो गया है, अब इसमें भी उसकी कोई गलती नहीं है, किसी ने उसको इंजेक्शन मार दिया पीछे से। तो अब क्योंकि वो बेहोशी में गाड़ी चला रहा है, अब उससे अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें उसकी गलती नहीं होगी। तो फॉर एग्जाम्पल वही बच्चा जो पिछले जन्म में जिसने इसके पैर काटे थे, वो अपनी मम्मी के साथ जा रहा हो इस जन्म में बच्चा बन के, और वो अपनी मम्मी से हाथ छुड़ा के सड़क के बीच में आ जाए, और उसी टाइम पे ये जो बेहोश व्यक्ति है ये इसके पैर पर गाड़ी चढ़ा दे। ये बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है, और ऐसा होता है। ऐसे रेयर इंसिडेंट्स होते हैं कि आउट ऑफ नोवेयर किसी ने किसी का नुकसान कर दिया गलती से, ऐसा नुकसान जो कि इनएविटेबल है। ये छोटा नुकसान भी हो सकता है, बड़ा नुकसान भी हो सकता है, कर्मानुसार। अब ब्रह्मांड की नज़र में ये फुलफिल हो गया कि हाँ, इसने इसके बचपन में पैर काटे थे, इसने इससे वापस काट दिए, ठीक है, हिसाब क्लियर। अब इस पर कोई दोष नहीं लगेगा पर्सन बी पर। क्यों? क्योंकि उसने गलती से काटे, इसका कोई इंटेंशन नहीं था, ना ये इसे जानता था। तो पर्सन बी पर कोई दोष नहीं लगेगा, और पर्सन ए वापस बदला भी नहीं ले सकता, क्योंकि इसने तो पहले काटे ही थे, इसके साथ तो खाली बदला पूरा हुआ है, तो इसके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इन दोनों का कर्म का हिसाब ये वाला पूरा हो चुका है। अब बहुत सारे केस में, जो कि मैक्सिमम केस है, कर्म का हिसाब आगे कैसे चलता है वो देखते हैं। अब जिस प्रकार पर्सन ए ने जानबूझ के प्लानिंग से पर्सन बी को काटा था पहली बार, उसी प्रकार शायद पर्सन बी भी पर्सन ए को किसी वजह से जानबूझ के काटे, किसी लालच में या किसी खुन्नस में। तो अब है ना, ब्रह्मांड ने यह हिसाब तो कर दिया कि पर्सन बी से पर्सन ए को कटवा दिया, तो
उसके पिछले जन्म का हिसाब तो क्लियर हो गया, मगर पर्सन बी के लिए ना एक नए कर्म बंधन भी बन गए, क्योंकि ब्रह्मांड को पता है कि हिसाब होना था, मगर पर्सन बी को तो नहीं पता था कि हिसाब होना था। उसने तो जानबूझ के काटा है, मतलब उसने एक नया कर्म चालू कर दिया। हिसाब पूरा किया मगर एट द सेम टाइम नया कर्म भी चालू कर दिया, एक नई साइकिल भी चालू कर दी। अब उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, पर्सन ए फिर से उसके पैर काटेगा अगले जन्म में। ये समझने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मगर ये ऐसे ही काम करता है। इंटेंशन सब कुछ है कि आपका इंटेंशन क्या है। आज इतने सारे पशु मर ही इसलिए रहे हैं नॉनवेज के रूप में, क्योंकि लोग नॉनवेज खाना नहीं छोड़ रहे हैं। लोग एक जानवर को काट रहे हैं, वो जानवर अगले जन्म में मनुष्य बनता है, और वो काटने वाला मनुष्य अगले जन्म में जानवर बनता है, और वो एक दूसरे को काट रहा है। नॉनवेज का कंजम्पशन इसलिए बढ़ता जा रहा है। नॉनवेज की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि नॉनवेज खाना रोक नहीं रहा है लोगों का। लोग इनफाइनाइट कर्म बंधन बनाते जा रहे हैं। नॉनवेज बढ़ ही इसलिए रहा है क्योंकि आधे लोग तो अपना बदला लेने के लिए प्रकट हुए हैं, और जो बदला ले रहे हैं वो खुद जानबूझ के ले रहे हैं, तो वो भी अगले जन्म में फिर से काटे जाएंगे। तो ये साइकिल रुकेगी ही नहीं। जब तक मनुष्य वॉलंटरीली ये साइकिल नहीं रोकेगा, वो रुकेगी ही नहीं। वेदों में ऐसा उपदेश आता है, मांस खादति इति मांस, यानी जो मांस मैं खा रहा हूं, जिसका मांस मैं काट कर खा रहा हूं, मैं अग्री करता हूं कि अगले जन्म में मैं इसके द्वारा काट कर खाया जाऊंगा। ये यज्ञों के पहले बोला जाता था। अगर किसी को बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने की तलब है तो उसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ता था। तो अगर वो एक्सेप्ट करता था ना, तो वो भी फिर फॉर्मल तरीके से ज़्यादा बिना किसी पेन के खा लेता था। काटा जा चुका था वो, मतलब बहुत क्रूरता से नहीं काटा जाता था फिर, क्योंकि उसने भी फिर क्रूरता नहीं दिखाई खाने के लिए। मगर यहाँ पे कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, कोई इनको गिल्ट नहीं है, ये ऐसे ही काट कर खा रहे हैं। इसलिए खुद भी स्लॉटर हाउसेस में प्रकट होते हैं। ये सारे जानवर जो भी स्लॉटर हाउसेस में आज प्रकट हो रहे हैं, ये पिछले जन्म में इन्होंने भी ऐसे ही काटा है जीवों को, इसीलिए ये स्लॉटर हाउसेस में प्रकट हुए हैं आज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसी लायक है, इन्हें छोड़ दो। हमें तो दया दिखानी है, हमें अपने धर्म के बारे में सोचना है। उनका तो हिसाब ब्रह्मांड कर रहा है उनके साथ, हमें अपने धर्म के बारे में सोचना है। हमारा धर्म क्या है कि हम हिंसा ना करें, कि इनसे तो जो गलती हो गई, हम मीडियम बने इनके कर्म बंधन पूरे होने का, और ये और फर्दर ना फंसे। तो हमारा धर्म ये है। इसका मतलब ये नहीं कि स्लॉटर हाउसेस चलने दो, कर्म का बंधन ही है। अरे वो उनकी दृष्टि से है, हमारी दृष्टि से नहीं। ब्रह्मांड अपना हिसाब करने में एकदम पक्का है, क्योंकि वो गणित और फिजिक्स के आधार पर चलता है। ब्रह्मांड नहीं रोकेगा हिसाब किताब, अगर आप इंटेंशन करके नहीं रोकेंगे तो। जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी, अगर उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना रोके तो। ये भी एक नियम है फिजिक्स का। जो चीज चल रही है वो चलती ही रहेगी, वो रेस्ट पर नहीं आएगी जब तक उसे रोका ना जाए। कर्मों का सिद्धांत और कुछ नहीं है, बस रिलेटिविटी से भरा हुआ फिजिक्स और गणित है। यहाँ हमने एकदम लॉजिकली रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म सिद्ध किया, और कर्मों के सिद्धांत को एकदम सूक्ष्म एटॉमिक लेवल पर सिद्ध किया। अब कोई ये प्रश्न पूछ सकता है, ये वीडियो के एंड में हम ये प्रश्न भी कवर कर रहे हैं। कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि मुझे ब्रह्मांड ने यहाँ इस कर्मों के चक्कर में डाला ही क्यों? मेरी गलती क्या थी? क्या मैंने ये चूज किया? मेरा पहला, आप कह रहे हैं कि मेरा ये जन्म पिछले कर्मों के आधार पर हुआ है, तो पिछला जन्म उसके पिछले जन्मों के आधार पर हुआ होगा, उसका पिछला उसके पिछले, उसका पिछला उसके पिछले। तो ये कितना पीछे जाता है? क्या इसका कोई बिगिनिंग है? और अगर है तो क्या हम उसे ट्रेस कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, कुछ भी गलत होता है तो उसमें उस जीव की गलती होती है। यहाँ हमने देखा फिजिक्स के अकॉर्डिंग कि उस जीव की ही गलती थी इनिशियली, इसीलिए उसको ये भोगना पड़ा। तो क्या जीव चूज करता है इस कर्मों के चक्कर में पड़ना? क्योंकि यहाँ पे रहना सेफ तो बिल्कुल नहीं है। कदम कदम पर आपसे अपराध होते रहेंगे। आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो किसी हिंसक मील से आ रहे होंगे, किसी स्लॉटर हाउस से आ रहे होंगे। जो आप बेल्ट पहन रहे हैं चमड़े की, वो हिंसा से आए हैं, जानवरों की स्किन से आए हैं। आप पैर रखते रखते चींटियों को मार देते हैं,
तो कर्म बंधन तो यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे रुकने नहीं वाले कभी। तो यह कितनी अनसेफ जगह है, ये कितनी अनसेफ जगह है, अगर आप देखें तो कितनी अनसेफ जगह है। तो यहाँ अगर कोई जीव है तो वो क्यों है, ये सोचने वाली बात है। कोई जीव क्यों, किसी को क्यों ऐसी रिस्क की जगह में फंसाया गया जहां फंसना तय है, आपसे कुछ ना कुछ गलती तो होने ही वाली है। तो क्यों जीव को डाला गया ऐसी जगह। अब हमने क्योंकि पिछले सेगमेंट में ये सिद्ध किया था कि बिना किसी कॉन्शियस जीव की मर्जी के उसके साथ कुछ नहीं हो सकता, बिना जीव की मर्जी के उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। उसे इच्छा करनी होगी तभी उसके साथ कुछ होगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। तो ये जो अच्छे बुरे की जो साइकिल है, इसमें पड़ना भी जीव की मर्जी होनी चाहिए। अगर ब्रह्मांड ने जीव को ऐसे ही डाला है बिना वजह, तो ब्रह्मांड फिर बहुत ही क्रूअल है, और ये हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मांड बुरा अच्छा नहीं चाहता किसी का भी। अगर वो चाहेगा तो अच्छा ही चाहेगा, बुरा नहीं चाहेगा बिना वजह किसी का। तो ब्रह्मांड को क्या लेना देना। ब्रह्मांड कोई व्यक्ति थोड़ी है जिसको मजा आ रहा है हमें टॉर्चर करके। ये तो एकदम नॉनसेंस थ्योरी है। रही बात ईश्वर की, तो ईश्वर का ये गुण ही नहीं है कि वो क्रूअल हो, वो क्रूर हो। ईश्वर का तो गुण धर्म ही यही है कि वो एकदम समदर्शी हो और सबको इक्वली ट्रीट करे और सारे जीवों का भला चाहता हो, सबका हितैषी हो। ईश्वर का तो गुण यही है। अगर कोई ईश्वर है तो उसका गुण ये है कि वो किसी का बुरा ना चाहे, क्योंकि अपने सारे संतानों को यानी हम जीवात्मा को एक समान रखे। ईश्वर का गुण यही है। तो ईश्वर भी हमें नहीं डाल सकता यहाँ, तो हम यहाँ आए ही कैसे। इसका भी फिजिक्स से लॉजिकली आप सीधा सीधा उत्तर निकाल सकते हैं कि हम ही ने एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ बैक, हाउ लॉन्ग लॉन्ग अगो, कितनी पुरानी बात है, मे बी ऑफ ट्रिलियंस एंड क्वाड्रिलियंस ऑफ ईयर्स बैक, हम ही ने यहाँ आना चूज किया है। अब ये क्यों किया है, कैसे किया है, ये दूसरा विषय है, और ये मेरी एक अलग सीरीज चलती है, फॉल डाउन ऑफ द जीवा। आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, उस पर कॉन्स्टेंटली प्रमाणों के साथ, तर्क प्रमाण, आचार्यों के प्रमाण और शास्त्र प्रमाण, इन तीनों के साथ वीडियोस आती रहेंगी। क्योंकि अगर ईश्वर कुछ जीवों को मुक्त रखता है इस जगत से और कुछ जीवों को बिगिनिंगलेस टाइम से यहाँ रखता है, तो ऐसा ईश्वर तो बड़ा ही क्रूर है, बहुत क्रूर है। क्योंकि कुछ जीवों को तो वो जानबूझ के कांटों भरे रास्तों पर डाल रहा है, जहाँ कदम कदम पर कांटे हैं, किसी से भी गलती हो जाए, और कुछ जीवों को मोक्ष प्रदान कर रहा है, जहाँ वो सनातन आनंद को प्राप्त है, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती, हो भी जाए तो उन्हें कोई कर्मों के बंधन में नहीं फंसना, एटॉमिक लॉज का पालन नहीं करना, जितने भी एटम के कानून है उन नियमों का पालन नहीं करना, उनके शरीर को दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि दर्द होना एटम की बात है। दर्द यानी शरीर कोलैप्स हो जाना, और उनका शरीर तो कोलैप्स हो नहीं सकता क्योंकि वो एटम से नहीं बना हुआ है। जो एटम से बना हुआ है वही कोलैप्स हो सकता है। तो ईश्वर क्रूर सिद्ध होता है ऐसी थ्योरी में कि हम हमेशा से यही है, मतलब ये हमारी डिफॉल्ट पोजीशन है, हमेशा से यही है, तो फिर तो हम यहाँ से निकल भी नहीं सकते कभी। ये सिंपल सी फिजिक्स और कॉमन सेंस है कि हम अपनी मर्जी से एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ लॉन्ग बैक अगो, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम अपनी मर्जी से इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस भौतिक ब्रह्मांड के चक्कर में फंसे थे अपनी मर्जी से, और यहाँ निकलना भी हमारी ही मर्जी है। कोई हमें लेके नहीं जा सकता, ईश्वर भी हमें लेके नहीं जा सकते हमारी मर्जी के बिना। ये हमारी ही मर्जी है कि हम यहाँ से इंक्वायर करें परम सत्य की, और उस पथ पर चले जो कि सत्य का मार्ग है, और फिर यहाँ से निकले। ये भी हमारा ही डिसीजन है, यहाँ आना भी हमारा डिसीजन था, यहाँ से निकलने का डिसीजन अगर हम लेंगे तो वो भी हमारा ही होगा। कोई उसमें दखल नहीं दे सकता हमारी फ्री विल में। अगर कोई फ्री विल में हमारी दखल दे रहा है तो वो बहुत ही बड़ा छल अपराध होगा हमारे लिए, क्योंकि हमारा डिसीजन कोई और ले रहा है। फिर तो हम रोबोट हो गए जिसे कोई भी प्रोग्राम करके यूज़ कर ले, और ईश्वर कभी भी अपनी संतानों को रोबोट्स की तरह यूज़ नहीं करेगा। हम वो द्वेषी जीव हैं जो ईश्वर को छोड़कर इस जगत में आए हैं। वो कैसे आए, किस प्रकार आए, कब आए, ये मेरी एक दूसरी सीधी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया
कि जीव का पतन वैकुंठ से हुआ है, तो वो सीरीज आप जरूर देखें। तो उसमें मैंने तर्क प्रमाण, शास्त्र प्रमाण और एक बहुत बड़े आचार्य हैं, जैसा उनके जैसा प्रचार किसी ने नहीं किया, ऐसे आचार्य का प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ सीरीज में। क्योंकि इस टेम्पररी वर्ल्ड की साइकिल में हम अपनी मर्जी से आए थे, यहाँ से निकलना भी हमारी मर्जी होगी। अगर हम नहीं निकलने की इच्छा करेंगे तो हम यहाँ पे जो आता जाएगा हम फंसते जाएंगे। पाप पुण्य ये चलता रहेगा, और पाप हमेशा हम मेजरली घाटे में ही रहेंगे, क्योंकि पाप तो पाप है ही, नरक का द्वार है ही, सफरिंग है ही। शास्त्रों में जो पुण्य है, जो स्वर्ग है, उसे भी शुगर कोटेड नरक कहा गया है, शुगर कोटेड पॉइजन। यानी अगर आप पुण्य करते हैं तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, या फिर आपको अच्छे जन्म प्राप्त होंगे। यहाँ पे आप एक अमीर फैमिली में या किसी एरिस्टोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक के यहाँ पैदा हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है या ऑफिसर है या एक बिजनेसमैन है, यहाँ पैदा हो जाते हैं, तो चांसेस है कि आप वापस बिगड़ जाएं अपनी मर्जी से, क्योंकि आपके पिता वैसे ही लापरवाह हैं, बिजी है अपने काम धंधे में। तो यह प्रोबेबिलिटी है कि आप बिगड़ जाएं और आप अल्कोहल के चक्कर में पड़ जाएं, इलिसिट सेक्स के चक्कर में पड़ जाएं, मीट ईटिंग के चक्कर में पड़ जाएं, गैम्बलिंग के चक्कर में पड़ जाएं। यहाँ सेलिब्रिटीज तो 2 पैसे में बिकते ही है। कोई भी एप्लीकेशन, कैसा भी जुआ का प्लेटफॉर्म वो लोग प्रमोट कर देते हैं कुछ पैसों के लिए। तो हो सकता है कि आप उसमें पड़ जाएं, कसिनोज में, क्लब्स में, बार्स में। तो जो पुण्य भी है ना, वो शुगर कोटेड पॉइजन है, क्योंकि पहले तो आपको लालच देंगे और आपको अच्छे घर में जन्म दे देंगे, और उस जन्म का आप प्रॉबेबली मिसयूज कर लेंगे, आज नहीं तो कल आपसे पाप होना ही है। इकोसिस्टम ही वैसा है, आप ड्रग्स के चक्कर में पड़ेंगे ही, आपसे पाप होना निश्चित है। तो आप बाद में फंसेंगे और बुरा फंसेंगे। तो पुण्य तो और शुगर कोटेड पॉइजन है, क्योंकि पहले आपको पैसा देंगे और उसी पैसे से आपसे ड्रग्स खरीदवाएगा, और फिर आप नर्क चले जाएंगे, वही लंगड़ा लूला और गरीब पैदा होना। संसार में रहना खतरे से खाली है ही नहीं। कब आपको कौन परेशान करेगा, क्यों परेशान करेगा, आप नहीं जानते, क्योंकि आपको ही नहीं पता कि आप कौन हो और आपने क्या किया है पिछले जन्मों में। आपके साथ क्या हो सकता है, किस समय अकाल मृत्यु हो जाए, एकदम से अपाहिज हो जाओ, किसी घर वाले की मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और ये कुछ भी हमने होते हुए देखा है लोगों के साथ, न्यूज़ में देखा है, अपने रिश्तेदारों को देखा है, अपने मित्रों को देखा है। ये कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है जीवन की कि आप कभी अरेस्ट नहीं होंगे, आपकी मृत्यु नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, आपका कोई लॉस नहीं होगा। ये कोई गारंटी नहीं है। ना आप गारंटी लेकर आए थे, ना गारंटी लेकर जाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति यही कहता है कि इन एटम्स के जो चक्कर है, ये एटॉमिक लॉज जो हैं, ये जो सूक्ष्म कणों के जो नियम हैं, इन नियमों से परे हटना, इन नियमों के ऊपर जाना ही उचित है, वरना ये नियम हमारा नाश कर देंगे। ये हमें परेशान करते रहेंगे। इन नियमों से कोई नहीं बच सकता। जितनी भी रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं, वो आपको सिर्फ नंबर गेम में फंसाएगी, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपको लगता है कि वो सही है। मगर आप उनके सिस्टम में देखेंगे तो उन्हें 10 मिनट में उनके सिस्टम का खंडन किया जा सकता है, क्योंकि उसमें कोई एटॉमिक तर्क नहीं है, तर्कहीन है वो। तो आप तर्क पर चलें, वास्तविक शास्त्र पर चलें, और महाजनों के जो पथ है उस पर चलेंगे अपने तर्क और विवेक के साथ, तो ही आप इस संसार से निकल पाएंगे। वरना इस संसार में यहाँ फिजिक्स और एटम्स आपकी पिटाई करते रहेंगे किसी ना किसी रूप में, चाहे पैसों के रूप में, चाहे फिजिकल, चाहे किसी भी रूप में आपकी पिटाई, आपका नुकसान होता रहेगा इस एटम के संसार में। बहुत लोगों के लिए ये भी सुनना अजीब है कि इससे परे भी कोई संसार है। लोग निराकार मानते हैं कि निराकार में फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड का तो कोई आकार हो नहीं सकता। आकार होना मतलब लिमिटेड होना, लिमिटेड मतलब एटम होना। तो ये भी धारणाएं हैं। ये फिर से एक अलग टॉपिक है, इसलिए हम आज इसे टच नहीं करेंगे। बस मैं कन्फ्यूजन्स को एड्रेस कर रहा हूँ कि ये कन्फ्यूजन्स होते हैं यहाँ से निकलने के ऑल्टरनेटिव्स में। तो इस कन्फ्यूजन्स की जाके आप इंक्वायरी करो ना, कम से कम यहाँ से तो निकलो, कम से कम यहाँ से तो निकलो। निराकार है या साकार है वो बात की बात है। इतनी फिजिक्स जानकर आपको ये तो पता चल गया होगा
कि ब्रह्मांड अपने नियमों का एकदम पक्का है, अपने गणित का पक्का है, वो आपसे बदला लेकर रहेगा जिसका भी आपने अच्छा या बुरा किया है। सिर्फ बुरे का नहीं, अच्छे का। मगर बुरे का मैंने इसलिए बताया क्योंकि कंसर्निंग है हमारे लिए बुरा। भाई हम बिना वजह यहाँ पर दुख प्राप्त कर रहे हैं, बिना वजह। हमारा बनता नहीं है यहाँ दुख प्राप्त करना। अरे भाई आए थे, गलती हो गई, अब निकल जाए तो निकल जाओ ना। निकलने की तैयारी क्यों नहीं करते? निकलने की तैयारी नहीं करेंगे तो आप अपने साथ हिंसा कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी। ध्यान रखिएगा, यहां से निकलने की बात नहीं करना, उसके बारे में नहीं सोचना, स्वयं के लिए हिंसा है। यहां पर रुकना ही हिंसा है। ये कैसा जगत है जहां आप कभी भी एक पुलिस स्टेशन नामक जगह में आप अरेस्ट हो जाते हैं, कभी भी आप किसी भी तरह से मर जाते हैं। अरे सम्मानजनक मृत्यु तक प्राप्त नहीं होती लोगों को, सम्मानजनक मृत्यु तक प्राप्त नहीं होती। कैसी कैसी अवस्थाओं में लोग मर जाते हैं। ये कितनी भयानक जगह है ये, यहाँ पर एग्जिस्ट करना ही कितना भयानक है। डर लगना चाहिए ये सोचकर भी आपको। तो बाहर कैसे निकलना है इसकी प्रामाणिक विधि आप हमें ईश्वर दिखा दो, आप हमें ये, तो आप अपने मन से बोल दोगे हम क्यों माने आपकी बाहर निकलने की टेक्निक। सर आप मेरी टेक्निक मत मानिए, आप एक बार ये एक्सेप्ट कर लीजिए, ये कॉमन प्रत्यक्ष है फिजिक्स से कि आप यहाँ पे फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं ये जान लीजिए, और यहाँ से निकलना कैसे है इसकी इंक्वायरी कर लीजिए। भले ही मेरा मार्ग ना हो, आपको जो फिजिक्स, लॉजिक्स, हिस्टोरिकल, हर एक तरह से जो मार्ग उचित हो उसे एक्सेप्ट कीजिए। मेरी बात मत मानो, मेरा मार्ग मत अपनाओ। जो मार्ग आपको समझ में आए उसके लिए आप प्रयास करो, उसके लिए प्रगतिशील हो जाओ। मगर यहाँ से निकलो, ये रहने लायक जगह नहीं है। यहाँ पे हर सेकंड खतरा है किसी भी चीज़ का, कुछ भी होने का। अच्छा, जिसकी ज़िंदगी बड़ी ठीक ठाक चल रही है ना अभी, मेजरली उसका कोई आजकल में या आसपास में नुकसान नहीं हुआ है, वो ये सुनकर कह सकता है कि ये कितना नेगेटिव है और इसके साथ कुछ हुआ है अभी। ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, ये खुद भी डिप्रेस रहते हैं, दूसरों को भी डिप्रेस करते हैं। तो ऐसा है कि पूरा का पूरा मेरी बात में कुछ भी झूठ नहीं है, और पूरा का पूरा संत समाज, सारे के सारे रिलीजियस सेक्ट और साइंटिस्ट खुद, सारे इंटेलेक्चुअल लोग इसी के पीछे पड़े हुए हैं। तो आप अगर बहुत ओवर स्मार्ट हैं तो आप रख सकते हैं अपने पास, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे आराम से रहें अपने अपार्टमेंट में। कभी भी म्यूनसिपाल्टी आके आपके अपार्टमेंट को कुछ भी बोले कि आपकी गैलरी अवैध है आपके अपार्टमेंट की, आप रेंट पर रहते हैं, तो ओनर और कमेटी आपको अगर आपके ऊपर धौंस जमाए, किसी भी प्रकार का आपके पास हरासमेंट या बुलिंग हो, तो उसे झेलते रहें, आप अपने मज़े करें अपने जीवन में, हमें क्या। जो यहाँ से निकलने में इंटरेस्टेड है वो इसकी रिसर्च करे, और जहाँ यहाँ अपने अपार्टमेंट में कंफर्टेबल है तो वो कंफर्टेबल रहे। फ्री विल है आपकी, सभी की अपनी फ्री विल है। इस वीडियो में बहुत अलग अलग तरीके से डिविजन्स किए गए हैं, बहुत अलग अलग पार्ट्स में। तो मैं रेकमेंड करूँगा ये आप 2 से 3 बार सुन लें, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। तो एक बार में शायद आपको स्मरण ना रहे, आप कनेक्ट ना कर पाओ, आपको सिस्टमैटिक ना लगे शायद, तो आप दोबारा इसे सुन सकते हैं। और इस चीज़ पर ध्यान दें, आप फिज़िक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। और ये यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना, कार चलाना, एक्टिवा चलाना, जुपिटर चलाना, कोई भी कुछ भी करना, हर एक प्रत्येक कर्म, एक पर्टिकुलर कलर की टी शर्ट पहनना, धोती पहनना, कुछ भी पहनना, ये सब कुछ एटॉमिक कैलकुलेशन से होता है। ध्यान रखिएगा, सब कुछ एटॉमिक कैलकुलेशन से होता है। आप ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अभी बैठे भी हैं, आप खड़े हैं, आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, हर एक अवस्था में एटम का दखल है। एटम की कैलकुलेशन से, उसके कानून के अप्रूवल से आप उस स्थिति में हैं अभी, और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जिस बस में हैं आप, वो बस पलट सकती है। जिस ट्रेन में हैं वो ट्रेन डीरेल हो सकती है। ट्रेन डीरेल हुई है अभी रिसेंट में, हमने देखी है। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं होगा ये। और ये मैं कोई मनहूसियत नहीं फैला रहा हूँ, बेवजह का डर नहीं फैला रहा हूँ, जो सत्य है मैं वही बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है, किसी की कोई अश्योरिटी नहीं है कि आप बचे ही रहेंगे। तो इस चीज़ पर ध्यान दें, अपनी सेफ्टी के लिए थोड़े से सेल्फिश हो जाएं। वैसे आप समाज में एकदम सेल्फिश बने फिरते हैं पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, तो इस मामले में थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएं
तो बहुत बेहतर होगा, आप अपनी बहुत मदद कर पाएंगे। अगर आप ऐसी मदद नहीं कर रहे हैं खुद की, तो आप स्वयं के साथ हिंसा कर रहे हैं। मेरी इस बात को आप कोई भी मनुष्यत का टैग या डरा कर अपनी फिलॉसफी बेचना या भ्रामक शिक्षा देना आप नहीं कह सकते। मैंने जो भी कहा वो फिज़िक्स से, हिस्ट्री से, तर्क से अप्रूव्ड है, पूरी तरह अप्रूव्ड है। इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जो मैंने एक एक बात कही इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये पूरी तरह फिज़िक्स से और तर्क से अप्रूव्ड है। तो आपको अपना निर्णय लेना है। आप इग्नोर करके जा भी सकते हैं, आप इसके अकॉर्डिंग एक्ट भी कर सकते हैं। और इस पर कोई नॉनसेंस क्वेश्चन मत करना बच्चों की तरह कि आपको लगता है हम ईश्वर को छोड़कर यहाँ आए या जो भी है। मैंने यहाँ पे ईश्वर की कोई बात नहीं की है आज। आप नास्तिक हैं, आपको ईश्वर को नहीं मानना, आप सिर्फ इस वीडियो के लॉजिक पर ध्यान दीजिए, हिस्टोरिकल एविडेंस पर, फिजिक्स पर और मैथ्स पर ध्यान दीजिए। मैंने ईश्वर की बात नहीं की। आपको लगता है कि हम ईश्वर को छोड़कर नहीं आए, तो ठीक है, नहीं आए। आप यहाँ से निकलने की तो सोचिए, किसी ना किसी तरीके से तो आप आए हैं ना यहाँ। ठीक है, आप ईश्वर के घर से नहीं आए, कहीं से तो आए हैं, तो जहाँ से आए आप वहीं चले जाइए, इंक्वायरी कर लीजिए आप कहाँ से आए हैं, क्या लॉजिकल लग रहा है आपको। और जो आस्तिक हैं उनके लिए तो बात ही नहीं है, वो तो बिल्कुल उचित सोच रहे हैं कि हाँ हम ईश्वर के धाम से आए हैं और वापस हमें वहीं जाना है। उसमें भी फर्दर 2 लोग हैं, एक निराकार एक साकार, जिसको जो मानना है आप मान सकते हैं एज ऑफ नाउ। मेरा पर्पज़ यही था कि आप कर्म के सिद्धांत को समझें और ये रियलाइज़ करवाना कि आप एक बिल्कुल अनसेफ जगह है और यहाँ से आपको निकलने के विषय में सोचना चाहिए, समाज में काम करते हुए, बिना अपनी ड्यूटीज़ से भागे, अपनी ड्यूटीज़ को पूरे करते हुए। क्योंकि अगर आप ड्यूटी से भागेंगे तो आपके ऊपर एक और कर्म बंधन चढ़ जाएगा कि आप भाग गए अपनी जिम्मेदारी से, तो अगले जन्म आपको फिर से लेना पड़ेगा जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए। तो बिना अपनी ड्यूटीज़ से भागे आपको ये काम करते रहना है और इंक्वायरी करनी है यहाँ से निकलने की। सबसे उचित और बुद्धिमान डिसीजन यही है। यहाँ पे कैसे निकलना है, कहाँ जाना है, इसके आधार पर मैं शास्त्र प्रमाण और तर्क प्रमाण मैं इसी चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। तो ये ब्रीफ सेशन यहीं पर एंड होता है। हरे कृष्णा।